सबका सपना है कि आपको माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और नेटफ्लिक्स जैसी कंपनी ज्वाइन करना है 24+ LPA के साथ में, और यदि हाँ तो एक सॉलिड फाउंडेशन चाहिए C++ और DSA में। हर टॉप कंपनी चाहे वो गूगल हो या माइक्रोसॉफ्ट हो, अपने पहले राउंड में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो उनके होते हैं वो DSA से रिलेटेड ही होते हैं। अब देखिए, सॉलिड फाउंडेशन एक बार जब आपका बन गया तो इसके बाद आप AI ML इंजीनियरिंग में जा सकते हैं, आप इंटरप्राइज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट यूजिंग जावा पे जा सकते हैं, डेटा एनालिसिस यूजिंग पाइथन पे आप जा सकते हैं, फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट में आप जा सकते हैं, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट में आप जा सकते हैं। और टेक विद्वान आपके लिए लेके आया है प्लेसमेंट रेडी कोर्स, जो आपको सिखाएगा हर वो स्किल्स जो आपको टॉप मोस्ट MNCs में जाने के लिए जरूरी है। और इस कोर्स के साथ आपको मिलने वाला है रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट, इंटरव्यू क्वेश्चंस, इंडस्ट्री रिकॉग्नाइज्ड सर्टिफिकेट और भी बहुत कुछ जो आपको टॉप मोस्ट MNCs में जाने के लिए रिक्वायर्ड है, और वो भी बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस के साथ में। सो टेक विद्वान के साथ आप केवल एक कोर्स नहीं कर रहे हैं, आप अपनी ड्रीम कंपनी के लिए भी तैयार हो रहे हैं। तो अभी टेक विद्वान को विजिट करिए, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करिए और अपनी प्लेसमेंट जर्नी की शुरुआत करिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बच्चों, कैसे हो आप लोग? मैं आज आपके लिए एक बढ़िया वीडियो लेकर आया हूँ। ये कंप्लीट वीडियो रहेगा, वन शॉट रहेगा। किसका? इंटरनेट ऑफ थिंग्स का। तो फटाफट हम आगे बढ़ते हैं। इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या चीज़ होती है उसके ऊपर हम बात करते हैं। तो ये कंप्लीट PPT है। ये अगर आप चाहो तो मैं आपको शेयर कर दूंगा, पर आपके कमेंट्स आने चाहिए, क्योंकि अगर आप कमेंट नहीं करोगे तो मैं शेयर नहीं करने वाला। ऐप के ऊपर ही शेयर हो जाएगा, डोंट वरी। चलिए, सबसे पहले मैं आप यहाँ पर जो बात करने वाला हूँ मेनली आपके कंटेंट्स की। यहाँ पे मैं बात करूँगा इंट्रोडक्शन, थिंग्स क्या होता है, IoT का आर्किटेक्चर क्या होता है, वो सारी बात करूँगा। तो इस PPT में बात करने वाला हूँ इंट्रोडक्शन में, आपको बताऊंगा क्या है IoT, थिंग्स की बात करूंगा, IoT के आर्किटेक्चर, उसकी एनेबलिंग टेक्नोलॉजीज कैसी हैं वो बात करूंगा, IoT के चैलेंजेस की बात करूंगा, फिर इसके लेवल्स की बात करूंगा, एक एक करके इन पर रिविजिट हम करते जाएंगे। और IoT प्रोटोकॉल्स कौन कौन से होते हैं उनके बारे में बताऊंगा। सेंसर्स कौन से हैं, IEEE 802.15.4 क्या है, डेवलपमेंट पर बोर्ड्स कौन से हैं, आर्डिनो, नोड MCU, रास्पबेरी पाई, सबकी जानकारी दूंगा। एक सिमुलेटर आता है कॉन्टिकी, IoT का OS और कूजा नेटवर्क सिमुलेटर आता है। ये आपके इस पर काम करता है, लिनक्स पे काम करता है, यूबंटू पे। उसी का इमेज बनी हुई आती है जो आप वर्चुअल बॉक्स पे या VMware पे चला सकते हो। डेटा एनालिटिक्स की बात करूंगा और लास्ट में कुछ रेफरेंसेस आपको दूंगा। सबसे पहले बात करते हैं, हम चलते हैं इंट्रोडक्शन पे। तो जब मैं इंट्रोडक्शन पे बढ़ा तो आगे हम देखते हैं क्या चीज हो रही है। यहाँ पे हम बात करने चाह रहे हैं व्हाट इज IoT। हम बात करते हैं व्हाट इज IoT। IoT क्या चीज है? रेफर करता है वो इंटरकनेक्शन वाय द इंटरनेट ऑफ कंप्यूटिंग डिवाइसेस। मतलब ऐसे डिवाइसेस जो कंप्यूट कर सकते, कंप्यूट मतलब कैलकुलेट कर सकती है, ठीक है। और वो डिवाइसेस एम्बेडेड हैं डेली ऑब्जेक्ट्स में, एवरीडे ऑब्जेक्ट्स में, जैसे चेयर, टेबल, फैन, डोर और रिमोट्स या कुछ भी होगा जो आप डेली आप आसपास लेते हैं, ठीक है। इवन लाइट्स, ये भी आपका डेली यूज है, लाइट जैसे मैं यूज कर रहा हूँ। ये सारी एवरीडे ऑब्जेक्ट्स में आप अगर आप इन डिवाइसेस को, कंप्यूटिंग डिवाइसेस को आप एम्बेड कर देंगे तो इससे और उन सबको जोड़ देंगे इंटरनेट के माध्यम से, इंटरकनेक्ट कर देंगे, तो उसे हम क्या कहते हैं? IoT। और ये डिवाइसेस जो है ना बहुत स्पेशल होती हैं। ये इन ऑब्जेक्ट्स के साथ जुड़कर ऑब्जेक्ट्स आपस में, चीजें जो हैं आपस में एक दूसरे से बातचीत शुरू कर देती हैं। सेंड एंड रिसीव डेटा। तो डेटा इज एवरीथिंग, ये जरूर ध्यान रखिए, डेटा इज एवरीथिंग, डेटा के अलावा कुछ नहीं है। तो यहां पर मैं लिखा सी द टर्म डेटा इज एवरीथिंग। और IoT क्या करता है? इन ऑब्जेक्ट्स को इनेबल करता है, जिनको हम थिंग्स कहते हैं। अभी आगे बताऊंगा थिंग्स क्या होता है। टू बी सेंस्ड, उनको सेंस किया जाए, साथ साथ उनको कंट्रोल किया जाए रिमोटली, मतलब कहीं दूर से बैठकर किया जाए, एकदम वहीं पर नहीं करना, जिससे कि क्या हो गया? इनेबल हो जाए क्या चीज? बेटर इंटरैक्शन। इंटरैक्शन जो मेरा जो संवाद है, मेरा फिजिकल वर्ल्ड से डिजिटल वर्ल्ड के बीच का जो संवाद है वो मेरा हो जाए, वर्ल्ड ऑफ कंप्यूटर्स। इससे क्या हो गया? एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, एक्यूरेसी बढ़ जाएगी, और कम से कम इंसान की जो दखल अंदाजी है, ह्यूमन इंटरवेंशन कम होगा। तो ये ऑटोमेट हो जाएगा सारा चीज। अभी आपको एग्जांपल्स दूंगा, हम आगे बढ़ते बताता हूँ।
सबसे पहले हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आईओटी, मतलब फीचर्स क्या है आईओटी के। सिंपल से फीचर्स हैं, हम वो बात करते हैं। प्राइमरीली 5 फीचर्स है आईओटी के। कौन कौन से हैं भाई? एनी टाइम एनी डिवाइस, किसी भी वक्त किसी भी डिवाइस के माध्यम से आप एक्सेस कर पाओ। साथ साथ एनीवन, कोई भी कर पाए। साथ साथ एनी सर्विस या एनी बिजनेस, किसी भी बिजनेस किसी भी सर्विस के लिए इस्तेमाल की जा सके, किसी भी नेटवर्क पे और कहीं भी कभी भी कोई भी, कहीं भी कभी भी कोई भी ये सब इस्तेमाल कर सके, तो उस नेटवर्क को क्या कहेंगे? आईओटी। तो आईओटी ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है बच्चों, ये जरूर नोट डाउन करना। इट इज नॉट जस्ट अबाउट कलेक्टिंग द डेटा, ये सिर्फ डेटा कलेक्ट करने का माध्यम नहीं है, बल्कि इसमें आप डेटा के एनालिसिस करते हैं, निकालते हैं डेटा का मतलब क्या है, और वो मतलब मीनिंगफुल होना चाहिए यार। मीनिंगफुल रिजल्ट क्या निकाल सकते, निष्कर्ष क्या निकाल सकते हो आप, इससे क्या इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, अभी आगे मैं आपको सब चीज बताऊं। फिर आगे बढ़ते हैं अपन वेरिएबल टेक। कौन कौन से वेरिएबल टेक है? जैसे मैं आपको ये जूम करके दिखाता हूं, ये वाला हिस्सा। वेरिएबल टेक में सबसे पहले आ गया स्मार्ट वॉचेस। आप सब स्मार्ट वॉचेस देखते ही हो, बोट की आ गई है, नॉइज की आ गई है, बहुत कंपनीज की आ गई है। आपका हेल्थ डेटा बता रही है, आपके स्मार्टफोन से ब्लूटूथ से कनेक्टेड है। ठीक है, ये एग्जांपल हो गया आईओटी का। और एग्जांपल देखो हेल्थ केयर के अंदर। हेल्थ केयर में जब जाते हैं, देखिए डॉक्टर से पेशेंट का संवाद हो रहा है और डिवाइस लगी हुई है, बीपी मॉनिटर है। ये बीपी मॉनिटर भी आपका वाईफाई के थ्रू सिस्टम में स्टोर हो रहा है, और ये आपका देखो कहाँ जा रहा है, देखो इधर जा रहा है। देखो मैं आपको एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर लेजर पॉइंटर दिखाता हूँ। ये देखिए, ये लेजर पॉइंटर है ना, ये देखो यहाँ पर ये क्लाउड में जाके सेव हो रहा है, क्लाउड में जाके सेव हो रहा है। नर्स स्टेशन, ये पूरा बेड भी, सारा वैल्यू सारी स्टोर हो रही है, बेड का डेटा भी जा रहा है। ये वार्ड ऑक्यूपाइड है, तो बेड क्या बताया गया? बेड ऑक्यूपाइड है, वार्ड ऑक्यूपाइड है। ठीक है, इस तरह का डेटा आपका पूरा शेयर हो सकता है। ये हो गया हेल्थ केयर सिस्टम में। आगे और चीजें बताऊंगा। नेक्स्ट ये देख लो, इस तरह के फ्रिज रेफ्रिजरेटर्स आपने देखे होंगे। ये स्मार्ट रेफ्रिजरेटर, स्मार्ट अप्लायंसेस की मैं बात करने वाला। ये क्या बता देगा? भाई दूध खत्म हो रहा है, भाई फ्रिज आपको नोटिफिकेशन भेजेगा फोन पे, भैया दूध खत्म हो रहा है, सब्जी खत्म हो रही है, ले आओ। तो ये वाला फंडा आपका किसमें आ रहा है? स्मार्ट अप्लायंसेस में। ठीक है, तो स्मार्ट होम एप्लीकेशंस जो आईओटी की आती है ना, वो अब किससे आती है? मैं अपने आपको भी देख रहा हूँ साथ साथ कि मैं कैसा दिख रहा हूँ। मैंने अपने आपको छोटा कर रखा है क्योंकि फोकस आपका मुझ पे नहीं, इस पे होना चाहिए। ठीक है, चलिए और बढ़ते आगे। अब लोग आपस में कनेक्ट कर सके एक दूसरे से। जैसे कि ये पर्सन है, ये मैं ही हूं यार, मैं ही भाग रहा हूं। अब मोशन सेंसर के माध्यम से मेरा डिटेक्ट हो जाए कि मैं भाग रहा हूँ, चल रहा हूँ, क्या स्पीड है क्या नहीं है। हार्ट रेट, हार्ट पे मैं लगा रखा है, ईसीजी सेंसर लगा रखा है, तो मेरी हार्ट रेट मेजर हो रही है। साथ साथ मोशन सेंसर, ये सारा डेटा हमारा किस में गया? स्मार्टफोन में। फिर एक डैशबोर्ड क्रिएट हो गया, डैशबोर्ड पे सारे डिटेल्स आ गए, आपने कितना दौड़े, कितने किलोमीटर दौड़े, कितना आपका हार्ट रेट रहा, कितनी कैलोरीज बर्न हो गई, ये सारी चीज़ें जानकारी आ जाएंगी आपकी। साथ में ये स्टोर हो रहा है आपका, राइट। और साथ में क्या है? हॉस्पिटल में भी जा रहा डेटा आपका शेयर हो रहा है, ताकि आपका जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब्ड है वो मॉनिटर कर सके। आपको पता है कई हेल्थ इंश्योरेंस ऐसी है, वो एक ऐप दे देते हैं, उस ऐप के थ्रू आपको डेली नंबर ऑफ स्टेप्स चलने होते हैं, तो आपका प्रीमियम घटता जाएगा। यस, ये भी तरीका है। जो होगा पीपल कनेक्टिंग टू थिंग्स, हम लोग थिंग्स के द्वारा कनेक्ट हो जा रहे हैं, उनसे कनेक्ट हो रहे हैं, थिंग्स से कनेक्ट हो रहे हैं, राइट। चलिए फिर आते हैं थिंग्स कनेक्टिंग टू थिंग्स। क्या मतलब है भाई? जैसे इंटरनेट के माध्यम से देखो, पुलिस, गैस स्टेशन, अगर किसी गाड़ी में कुछ खराबी आ गई तो, या गैस की कमी हो गई, मैकेनिक को कॉल करना पड़ गया, ठीक है, तो आपके ये सारी इंफॉर्मेशन जा सकती है वाया इंटरनेट। या कोई संदिग्ध है जो भाग रहा है, जो पकड़ना है, तो पुलिस वाला पीछे पड़ेगा। ये क्या हो गया? थिंग्स कनेक्टेड टू थिंग्स, मतलब गाड़ी जो है, पुलिस की गाड़ी, गैस स्टेशन,
मैकेनिक का जो ऐप है, मोबाइल ऐप, वो कनेक्टेड इंटरनेट से। जैसे आपकी गाड़ी खराब हुई, कुछ हुआ, कोई दिक्कत हुई, इमीडिएटली इमरजेंसी सर्विसेज को नोटिफाई कर दिया गया ताकि आपकी मदद की जा सके। क्लियर है? बात समझ में आ रही है मेरी? सो ये वाला फंडा हो गया थिंग्स कनेक्टेड टू थिंग्स। नेक्स्ट आता है वायरलेस सेंसर नेटवर्क्स। क्या भला है ये? भैया ये मेरे छोटे छोटे नोड्स हैं, इन नोड्स को हम कहते हैं सेंसर। कुछ सेंसर्स हैं जो आपके इस तरह से कनेक्टेड है, कुछ ये सेंसर्स आपके कनेक्टेड है। बताऊंगा इनका सेंसर्स का आगे फंडा आएगा इनका। ये एक नेटवर्क के माध्यम से सिंक नोड, घरों में सिंक देखा है ना आपके, बात वॉशरूम में सिंक है, किचन में सिंक होता है। सिंक में क्या होता है, सारा पानी चला जाता है ना, सिंक क्या करता है, रिसीव करता है। इसी मेथड को हम कहते हैं, देखो इसी कॉन्सेप्ट के लिए हमारा क्या नाम आता है, सिंक नोड आता है। ठीक है, तो सारा डेटा आपका सिंक नोड पे चला गया, सिंक नोड सारा कलेक्ट कर लेगा, इसके बाद गेटवे के माध्यम से, एक दरवाजे के माध्यम से कहाँ जाएगा, क्लाउड में जाएगा, जो कि कोर नेटवर्क है, इंटरनेट। ऐसी सर्वेलेंस का कैमरा जो हो गया, कोई डेटा हो गया, मोशन डिटेक्शन हो गया, अलार्म सिस्टम हो गया, इनका गेटवे से थ्रू जा रहा है। एंड यूजर को सर्विस क्या मिल रही है, कंप्यूटर सर्विसेज को क्या मिल रही है। एक्चुअल में IoT इज नथिंग बट एक एक्सटेंशन है वायरलेस सेंसर नेटवर्क्स का। तो ये जो नेटवर्क्स है ये हमेशा लो पावर डिवाइसेस के साथ ही रन किए जाते हैं। ऐसे डिवाइसेस ऐसे जो जिनको सेंसर्स कहते हैं, बहुत कम पावर चाहिए होती है इनको, 5 वोल्ट 3 वोल्ट इतने में काफी काम हो जाता है। और ऐसे कई सारे सेंसर्स होते हैं इस नेटवर्क के अंदर, और अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, और एक्चुएटर्स भी हो सकते हैं। अब सेंसर और एक्चुएटर का फंडा सिंपल सा बताता हूं। मेरे 5 सेंसेस हैं, ह्यूमन बॉडी में 5 सेंसेस होते हैं मेरे। कौन कौन से, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आंखें, कान, नाक, टच, जीभ जिससे टेस्ट कर सकता हूं मैं, नाक से स्मेल, आंखों से देखना, कानों से सुनना, टच। हो गए 5, 1 2 3 4 और 5 सेंसेस हो गए। अब इन सेंसेस के द्वारा जो भी मैं आसपास के एनवायरनमेंट को मैं महसूस करता हूं, टच कैसा है, आंखें क्या दिखा रही है, आवाज कैसी आ रही है, महक कैसी आ रही है, टेस्ट कैसा है, ठीक है, इनके माध्यम से मैं एक्सेस करने की कोशिश करता हूं आसपास के एनवायरनमेंट को। साथ साथ कोई चीज अगर पसंद आई, या पानी पीना है, या कॉफी जैसे रखे कॉफी पीनी है, तो मैं क्या करूंगा, हाथ बढ़ाऊंगा और कप उठाऊंगा सीधा और पी लूंगा। क्या कर रहा हूं, मेरे हाथ मूव कर रहे हैं, आंखों ने देखा कब पड़ा है, कितना दूर है, हाथ उधर बढ़ाया, पकड़ा, ग्रिप किया और मुंह के पास ले आया। तो हाथ और पांव मेरे क्या हो गए, एक्चुएटर्स हो गए। ठीक है, इन्हें हम क्या कहते हैं, एक्चुएटर्स कहते हैं। तो वही फंडा मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं आगे बढ़कर। फिर आती बात, कौन है ऐसा जिसने ये नाम दिया इंटरनेट ऑफ थिंग्स। भैया मिलियन से, उनका नाम है मिस्टर केविन एस्टन, जिन्होंने नाम दिया था इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इन्होंने ऑटो आईडी सेंटर एक कंपनी गठित की MIT में रहते हुए। ही को फाउंडेड दैट, मतलब ये को फाउंडर थे, और उन्होंने 3 स्टार्टअप्स भी लीड कर चुके हैं। एक जेंजी नाम का स्टार्टअप भी है, और जो उन्होंने वो भी को फाउंड ही किया था, साथ मिलकर ही किया था। उसको बेल्किन को बेच दिया। उसके बाद बेल्किन इलेक्ट्रॉनिक्स आप देख सकते हो, और ये बेल्किन इलेक्ट्रॉनिक्स वही कंपनी है जो OnePlus, Vivo, Redmi, Xiaomi इन सब की मास्टर कंपनी है। ठीक है, ये इन सब के आपके सबकी 4-5 जो है ना, Vivo, OnePlus, Oppo, इनकी मास्टर कंपनी है। Redmi की भी बेल्किन इलेक्ट्रॉनिक्स जो चाइना की कंपनी है, उसको बेच दिया था 2010 में। बंदे की शक्ल ऐसी है, सीरियस सा दिख रहा है बंदा, लेकिन भाई साहब थैंक यू सो मच, आपकी वजह से आज हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स पढ़ पा रहे। और ये कब किया था, 1999 में, सन 1999 में किया था उन्होंने। अब हम अगले सेक्शन पे बढ़ते हैं, थिंग्स इन IoT। क्या मतलब, 4 चीजों से बना है थिंग्स। ठीक है, कोई एक चीज नहीं है। हार्डवेयर,
फिजिकल स्टफ, बॉडी जिसको आप होल्ड कर सकते हो, पकड़ सकते हो, छू सकते हो। नेक्स्ट हो गया सॉफ्टवेयर, उस हार्डवेयर को चलाने वाला आत्मा, सोल, राइट। डेटा स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड है। डेटा दो तरह का होता है, स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड। क्या मतलब भाई? स्ट्रक्चर्ड डेटा मतलब एक टेबल के फॉर्मेट में जिसको दर्शाया जा सके, जैसे लोकेशन में दर्शा सकता हूं, टेक्स्ट फाइल, टेक्स्ट का जो डेटा है वो दर्शा सकता हूं, किसने भेजा, किसको भेजा, कब भेजा, कितने समय भेजा, गया कि नहीं गया, डिलीवर्ड और नॉट, ये सारा एक टेबल की फॉर्म में आ सकता है, टेक्स्ट वाला डेटा। बट ऐसे भी डेटा है, आइटम्स हैं जो टेक्स्ट की फॉर्म में नहीं है, जैसे कि अनस्ट्रक्चर्ड मतलब इमेज, ऑडियो, वीडियो, ठीक है, ये सब हो गए अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। फिर आता है सर्विस। क्लाउड या कोई क्लाउड नहीं चाहिए, या सेलुलर नेटवर्क्स होने चाहिए, 4G, वाईफाई, ब्लूटूथ, 5G। तो सर्विस, तो हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा और सर्विस, ये चारों मिलके क्या बनाते हैं? थिंग्स। थिंग्स रेफर टू अ वैरायटी ऑफ दीज डिवाइसेस, नॉट रियली जस्ट वन डिवाइस इज कॉल्ड थिंग्स। सिर्फ कोई एक डिवाइस को थिंग्स नहीं कहा जाएगा, इन सभी को मिला के थिंग्स कहा जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम तीसरे सेक्शन पे, IoT इनेबलिंग टेक्नोलॉजीज। सिंपल सी बात है भाई, अच्छा लग रहा तो बताना भाई, लाइक कर दो भाई वीडियो। पहली चीज हमें क्या करनी है? फर्स्ट आइडेंटिफाई द हार्डवेयर विच मीन्स अ सेंसर। पहले आप सेंसर तो लो, आप सेंस क्या करना चाह रहे हो, ठीक है। इसको हम कहते हैं लेयर 1। सबसे पहले लेयर पे क्या आता है? सेंसिंग। सेकेंड लेयर उस सेंसर के माध्यम से डेटा को निकालो। सपोज करें मुझे टेम्परेचर डेटा लेना है, इस मेरे कमरे का मुझे तापमान, एम्बिएंट टेम्परेचर क्या है इस कमरे का, वो मुझे रिकॉर्ड करना है। तो मैंने टेम्परेचर सेंसर लगा दिया, एक इधर लगाया कोने पे, इधर लगाया, फिर इधर लगाया, उधर लगाया, चारों कोनों पे लगा दिया। फिर मैं डेटा लेना शुरू कर रहा हूं और उसको एक माइक्रो कंट्रोलर से जोड़ दिया कि सारा डेटा कलेक्ट करके एक माइक्रो कंट्रोलर के पास स्टोर हो रहा है, उसके पास जा रहा है, ठीक है। अब चलो चला गया, अब लेकिन एनालिसिस होनी है। अब माइक्रो कंट्रोलर वैसे ही बहुत हल्का सा होता है, उसमें मेमोरी ज्यादा नहीं होती, तो वो सिर्फ स्टोर करेगा, उसके बाद किसको भेज देंगे? सारा कलेक्ट करने के बाद क्लाउड पे भेज देंगे। डेटा को कहां भेज दिया? क्लाउड पे। क्लाउड क्या हो गया? ग्रुप ऑफ सर्वर्स। सर्वर्स कहीं और इंस्टॉल्ड है तो हम इसको क्या कर दिया? क्लाउड कह दिया। अगर डेटा स्टोर करे तो डेटा क्लाउड हो गया, ईमेल स्टोर करे तो ईमेल क्लाउड हो गया, फाइल स्टोर करे तो फाइल क्लाउड, जैसे हम डेटा क्लाउड भी कहते हैं। अगर वीडियो सेव कर रहे हैं, वीडियो स्ट्रीमिंग करा रहे हैं तो स्ट्रीमिंग क्लाउड हो गया, जैसे यूट्यूब जहां पे वीडियो देख रहे हो। अब मुझे डेटा को भेजना है थ्रू द क्लाउड, और किसके माध्यम से? मुझे कुछ हार्डवेयर चाहिए या कुछ प्रोटोकॉल्स चाहिए। प्रोटोकॉल मतलब ऐसे रूल्स और रेगुलेशंस जिनके माध्यम से मैं डेटा भेज सकता हूं। तो यहां मुझे अब क्या चाहिए? प्रोटोकॉल्स चाहिए या हार्डवेयर चाहिए, जिससे कि मैं माइक्रो प्रोसेसर से इंटरफेस मतलब बातचीत कर पाऊं कि भाई तुम्हें ये काम करना है, हे माइक्रो कंट्रोल तुम्हें ये काम करना है। और हमें कुछ टेक्नोलॉजीज चाहिए भेजने के लिए, वाईफाई या नॉन वाईफाई स्टैंडर्ड, जैसे लेयर 3, लेयर 4 हम बात कर रहे हैं, जैसे 4G, 5G, ब्लूटूथ, ठीक है, जिससे कि डेटा को पुश किया जा सके क्लाउड पे। फिर नेक्स्ट लेवल आता है, आपने भेज दिया, अब उसके बिना पे कुछ मैसेजेस ट्रांसफर होंगे ना कि भाई हाँ भाई मेरा टेम्परेचर कितना आया, मुझे वापस लेने मैसेजेस, मुझे वो डेटा देगा ना, एक एक करके भेजेगा कि देखो डेटा स्टोर हो रहा है, और उसके बाद मुझे मैसेजेस आने चाहिए मेरे फोन पे। कैसे मैसेज सेंड करेंगे? एंड वी नीड टू बी केयरफुल अबाउट सेंडिंग द मैसेजेस। इसमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है, सावधानी बरतनी पड़ती है, और उसके ऊपर हमें एप्लीकेशंस बना सकते हैं। तो मैं एक एप्लीकेशन बना दूंगा, उससे मुझे चारों सेंसर्स का, चारों टेम्परेचर सेंसर का डेटा दिख जाएगा कि कहाँ ज्यादा ठंडक है या कहाँ ज्यादा गर्मी है, तो किधर मैं अपने सेटअप को रखूं, किधर सेटअप को ना रखूं। तो ये क्या हो गया? मेरे डेटा का इंसाइट हो गया।
अब ये और आगे देखते हैं। अब बात करते हैं आईओटी की स्टैक आर्किटेक्चर की। मैं इसको आपको जूम करके दिखाने का प्रयास करता हूं। सबसे पहले आता है लेयर 1। मैंने आपको बताया लेयर 1 में क्या कर रहे हैं, सेंसर इनपुट ले रहे हैं और किसको भेज रहे हैं, माइक्रो कंट्रोलर और माइक्रो प्रोसेसर को भेज रहे हैं। तो डेटा कलेक्शन यहां पर होता है। सेंसर्स कौन से टाइप के हो गए, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, एक्सेलेरोमीटर, आपके फोन में एक्सेलेरोमीटर है, प्रेशर सेंसर, या इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन की तरफ मैं जाऊं तो पावर लाइन कम्युनिकेशन, पीएलसी, एक्चुएटर्स, न्यूमेटिक कंट्रोलर। जिसको न्यूमेटिक कंट्रोलर पता है कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दो, जिसको नहीं पता वो भी मेंशन कर दो कि नहीं पता, बता दो सर, मैं बता दूंगा, ये आपके लिए होमवर्क है। दूसरा लेयर आता है प्रोसेसिंग और कंट्रोल एक्शन लेयर। मतलब अब आपने इनपुट भेज दिया माइक्रो कंट्रोलर और माइक्रो प्रोसेसर को, अब वो आपके माइक्रो कंट्रोलर कौन कौन से हैं, पिक हो गया, एआरएम हो गया, इंटेल के बोर्ड्स हो गए। एआरएम मतलब एडवांस आरआईएससी मशीन, आरआईएससी मतलब रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। मैं भी लिख के नहीं बता रहा, कुछ नहीं बता रहा, मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूं। आप इस वीडियो को दोबारा देख लोगे तो समझ आ जाएगा। एडवांस्ड आरआईएससी मशीन्स, आरआईएससी मीन्स रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। ऐसे मशीन्स एडवांस रिस्क, शॉर्ट में रिस्क बोलते हैं, मशीन्स, एआरएम। आर्डिनो हो गया जैसे एग्जांपल हो गया, रास्पबेरी पाई हो गया आपका, आर्डिनो हो गया माइक्रो कंट्रोलर, रास्पबेरी पाई हो गया माइक्रो प्रोसेसर, आर्म बेस्ड है। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम भी लगेंगे, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम आरटीओएस, लिनक्स भी आप डाल सकते हो, एंड्रॉइड भी डाल सकते हो, आईओएस भी डाल सकते हो, बहुत सारे तरीके। नेक्स्ट लेयर आती है हार्डवेयर इंटरफेस लेयर। भाई बताना दिख रहा है नहीं दिख रहा, कंपोनेंट्स फॉर कम्युनिकेशन कैसे भेजोगे आप, सीरियल या पैरेलल तरीके से भेजोगे। RS-232 केबल लगेगी जैसे आपकी बीजे केबल होती है, ठीक है। USB के थ्रू जाएगा, I2C के थ्रू जाएगा, SPI के थ्रू जाएगा, LAN के थ्रू जाएगा, राउटर के थ्रू जाएगा। कैसे जाएगा, कनेक्शन कैसे करोगे आप, कम्युनिकेशन कैसे करोगे, वायर्ड कम्युनिकेशन या वायरलेस होगा। वायरलेस होगा तो RF इंटरफेस लेयर में आप आ जाए, वायर्ड होगा तो लेयर 3 में आ गए, ठीक है। RF मतलब रेडियो फ्रीक्वेंसी, शॉर्ट रेंज मतलब मेरी लो बैंडविड्थ या हाई बैंडविड्थ। बैंडविड्थ क्या होती है भाई, सड़क जितनी चौड़ी उतना कम जाम लगेगा, तो सड़क की चौड़ाई होगी बैंडविड्थ। अगर बैंडविड्थ मेरी ज्यादा है, फ्रीक्वेंसी की जो डिफरेंस है फ्रीक्वेंसी का ज्यादा है, ज्यादा फ्रीक्वेंसी में दे सकता हूं तो ज्यादा सिग्नल्स जा सकते हैं एक साथ, तो कोलिजन नहीं होगा, टकराव नहीं होगा, ट्रैफिक जाम नहीं होगा। पर अगर मैं लो बैंडविड्थ रखूंगा तो ट्रैफिक जाम हो सकता है ना। अब ये देखना है मुझे इसको कम दूरी तक भेजना है या ज्यादा दूरी तक भेजना है, ठीक है। एग्जांपल्स क्या हो गए, NFC, RFID, NFC आपके फोन्स में है, RFID भी है, जो कार्ड पंच होता है अटेंडेंस मार्क के लिए। आई थिंक जो एम्प्लॉयज है वो समझ सकते हैं। इवन आप अगर आप कॉलेज स्टूडेंट है, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है, आपका गेट पे पंच होता होगा, यहाँ पर आप एंट्री करके आते हैं कार्ड लगा के, दैट इज RFID। वाईफाई, ब्लूटूथ, BLE मतलब ब्लूटूथ लो एनर्जी, BLE भी आता है। लाईफाई, लाइट फिडेलिटी, लाइट के माध्यम से भेजो, ऑप्टिकल कम्युनिकेशन जो होता है। LTE नेटवर्क, लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन, 4G, ठीक है। फिर आता है सेशन 5 और सेशन लेयर 6 और लेयर 5, 6 और 7। ये 3 लेयर्स आपको समझाता हूँ। इसमें आपका आता है कैसे प्रोटोकॉल्स है। मैं सेशन में मैसेज लेयर में क्या आता है, कौन से प्रोटोकॉल लगा रहे हो, MQTT, COAP, HTTP, FTP, SFTP 2 बार लिख दिया, सॉरी फॉर दैट, SSH। मैं स्क्रीनशॉट ले लिया था, अब मैं इसको बदल लूंगा, गड़बड़ी तो करूंगा ना यार, हूँ इंसान। नेक्स्ट आ गया यूजर एक्सपीरियंस एंड विजुअलाइजेशन लेयर। इट्स सिमिलर टू प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर मतलब आपकी जो ऑपरेटिंग OSI लेयर जो होती है आपकी, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, एक लेयर आर्किटेक्चर होता है इंटरनेट का, उसमें प्रेजेंटेशन लेयर जो आपकी एप्लीकेशन लेयर के नीचे आती है उस जैसा ही है। जैसे आपकी टेक्नोलॉजीज आ गई, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेक्नोलॉजी हो गई, प्रोसीजर ओरिएंटेड हो गई, जैसे C हो गया, जावा हो गया, DBMS हो गया, SQL आ गया, एनालिटिकल टूल्स आ गए आपके, जो EDA जो आता है वो इस लेवल पे होता है। सॉफ्टवेयर क्या है सेंसर्स के लिए, वो सब चीज़ आ गया।
देन उसके ऊपर एप्लीकेशंस बनती है एप्लीकेशन लेयर में, स्मार्ट होम एप्लीकेशन, स्मार्ट सिटी, स्मार्ट पार्किंग, स्मार्ट एनर्जी, स्मार्ट रिटेल और स्मार्ट एग्रीकल्चर। सो ये हो गए मेरे क्या IoT का स्टैक आर्किटेक्चर। आगे भी डिस्कस करेंगे इस चीज को, डोंट वरी। फिर आती बात इनेबलिंग टेक्नोलॉजीज पे, ठीक है। IoT कलेक्शन है, समूह है, ग्रुप है कई टेक्नोलॉजीज या डिवाइसेस का। सबसे पहले आपके आते हैं सेंसर्स, फिर आते हैं बोर्ड्स, डेवलपमेंट बोर्ड्स जिनको एम्बेडेड सिस्टम भी बोलते हैं। उस पर डेटा आपका स्टोर हो रहा है, फिर डेटा की एनालिटिक्स की जा रही है, मोबाइल इंटरनेट के माध्यम से शेयर किया जा रहा है, सिक्योरिटी लगाई जा रही है ताकि डेटा लीक ना हो जाए, प्रोटोकॉल्स किन तरीकों से आप कम्युनिकेशन करेंगे, क्लाउड स्टोरेज, क्लाउड पे स्टोर करके कंप्यूटिंग करनी है या लोकली करना है, ठीक है। सारे क्या हो गए हमारी इनेबलिंग टेक्नोलॉजीज आ गई। ऐसे टेक्नोलॉजीज जो आपकी मदद करें डेटा को एक्वायर करने में, पकड़ने में, गैदर करने में, एनालाइज करने में, समझने में क्या मतलब है डेटा का, प्रोसेस करने में। फिर इस प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन के माध्यम से आप क्या कंट्रोल एक्शन लोगे, क्या काम करोगे इसके ऊपर। आप समझ गए डेटा को, अब करोगे क्या इसका। ऐसे टेक्नोलॉजीज की जरूरत पड़ती है जिन्हें हम क्या कहते हैं, इनेबलिंग टेक्नोलॉजी। फिर आ गया सिक्योरिटी प्राइवेसी बढ़ाने के लिए क्या तरीके हैं, उन टेक्नोलॉजीज को क्या कहते हैं, इनेबलिंग टेक्नोलॉजी। क्लियर, सिंपल से डेफिनेशन है इनेबलिंग टेक्नोलॉजी के। ये स्लाइड आप नोट डाउन कर लेना। अब हम अपने चौथे हिस्से पे चलते हैं, IoT के चैलेंजेस पे। अब 8 चैलेंजेस है टोटल, ठीक है, वो बात करते हैं। कौन कौन से चैलेंजेस हैं देखते हैं। पहला चैलेंज, सिक्योरिटी या पर्सनल सेफ्टी, ठीक है, बहुत हाईली रेटेड है भैया, इंपॉर्टेंट है बहुत। मतलब क्या हो गया, जितने नंबर ऑफ डिवाइसेस मेरे कनेक्टेड है ना, उस IoT इंफ्रास्ट्रक्चर में इस्तेमाल हो रही हैं, ये ज्यादा, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। जितने डिवाइसेस ज्यादा उतना गड़बड़ ज्यादा। क्यों? यूजर का डेटा, मेरा और आपका डेटा वल्नरेबल है, खतरे में आ रहा है। अगर उसको सही तरीके से रख रखाव नहीं किया गया, स्टोर नहीं किया गया, या पासवर्ड प्रोटेक्ट करके नहीं रखा, सिक्योर करके नहीं रखा। पीपल्स पर्सनल सेफ्टी इज अ कंसर्न एंड अ चैलेंज। जैसे इम्प्लांट्स, अगर मैंने इम्प्लांट लगा रखा हार्ट का, अब ये किसी मेरे दुश्मन को पता लग जाएगा भैया हार्ट का जो इम्प्लांट है मेरा, उसका डेटा को मिसयूज कर सकता है ना, गड़बड़ी होगी ना ये चीज। तो कई सारे डिवाइसेस आपके लूप में है, एक डिवाइस पर अटैक किया जा सकता है, तो उससे क्या होगा, रिस्क बढ़ जाएगा कि बाकी डिवाइसेस पे भी खतरा बढ़ सकता है। और बहुत ही बेतरतीब और बहुत ही बेकार सिक्योरिटी फीचर्स जो होते हैं, वो अटैकर्स को घुसने का मौका देते हैं। आके आ जाओ, चुरा लो, एकदम पुअर सिक्योरिटी फीचर्स, पुअर। नेक्स्ट चैलेंज आता है प्राइवेसी। सिक्योरिटी प्राइवेसी दोनों साथ साथ चलते हैं, पर प्राइवेसी थोड़ा अलग है। भैया आप ट्रैक हो रहे हो, आपका फोन ट्रैक हो रहा है बाय एनीवन, क्योंकि आप 24 घंटा इंटरनेट से जुड़े हुए हो। विदाउट परमिशन इज ऑल्सो पॉसिबल। फेसबुक आपसे डेटा ले रहा है, यूट्यूब आपसे डेटा ले रहा है, व्हाट्सएप आपसे डेटा ले रहा है। अभी मैं कुछ बोलूंगा, अभी जैसे सर्च करूंगा दिख जाएगा मुझे सारा। मेरा फोन कहां गया, फोन इधर उधर होगा मेरा। समझे? सो ये एक थ्रेट है, गड़बड़ है। हाँ, हाउ डू वी डील विद इट? इट इज अ चैलेंज फॉर श्योर। अगला चैलेंज, डेटा एक्सट्रैक्शन फ्रॉम कॉम्प्लेक्स एनवायरमेंट्स। क्या मतलब वो इससे? मैं इंफॉर्मेशन को सेंस कैसे करूं, या मेजर कैसे करूं, डेटा को मापूं कैसे, कितना है, क्या है, कैसे, मतलब
एक ट्रक जा रहा है, मेरा ट्रक है, ठीक है, उसमें मैंने कुछ लिक्विड दे रखा है और वो टेम्परेचर सेंसिटिव है, मतलब तापमान अगर बढ़ा तो भैया वो ट्रक उड़ सकता है। तो मैं उस ट्रक के ट्रांजिट के दौरान मेरे फैक्ट्री से निकला हुआ मार्केट तक जाते हुए उसका टेम्परेचर मुझे मॉनिटर करना है कि गड़बड़ तो ना हो रही, समझे? तो वो हो गया डेटा का एक्सट्रैक्शन, समझे? वेरी assume a very temperature sensitive material being transported, ठीक है, वही एग्जांपल मैंने यहाँ पर मेंशन किया। आपको कोई भी दिक्कत आ रही है बच्चों, कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कर देना क्या दिक्कत आ रही है, टाइम स्टैम्प मेंशन कर देना किस टाइम स्टैम्प पे आ रही है, तो मैं वो देख के मैं आपको जवाब भी दे। नेक्स्ट चैलेंज, कनेक्टिविटी। क्या मतलब है इस चीज का? वायर्ड चाहिए कि वायरलेस कनेक्टिविटी चाहिए? पहले तो ये डिसाइड कर लो भाई, आपको जरूरत क्या है। अगर वायरलेस ले रहे हो तो कौन सा बैंड चाहिए? 2.4 गीगाहर्ट्ज चाहिए, 5 गीगाहर्ट्ज चाहिए? रेंज की दिक्कत रहेगी। अगर 5 गीगाहर्ट्ज रखोगे तो रेंज कम हो जाएगी, 2.4 रखोगे सारे डिवाइसेस 2.4 बोलती है। आपका माइक्रोवेव, आपका एसी, आपका कॉफी मेकर, सबकी हीट डिसिपेट होती है। आपका रेफ्रिजरेटर हीट डिसिपेट 2.4 गीगाहर्ट्ज में हो रही है। उस शोर में आपका वाईफाई कहाँ है? कैसे सुनेगा आपका डिवाइस? ठीक है, तो हो गया कनेक्टिविटी एक इशू बन गया। पांचवा चैलेंज, जितने IoT डिवाइसेस हैं आपके, उनको पावर चाहिए, है ना? जैसे हमें जिंदा रहने का खाना चाहिए भैया, ताकत चाहिए, तो ताकत इनको भी तो चाहिए भाई। और सारे अधिकतर बैटरी ऑपरेटेड है, बैटरी लगी हुई है भैया, सेल लगी हुई है। और थैंक्स टू लॉन्ग लास्टिंग बैटरीज, चलो ठीक है बैटरी लंबे समय तक चल रहा है, बट यार कभी तो खत्म होंगी। जैसे आपके जो क्लॉक्स लगी होती है उसमें बैटरी लगी होती है, वॉल क्लॉक पे, वो खत्म हो जाती है, होती कि नहीं होती? तो डिमांड फॉर पावर इज एवर ऑन द राइज, पावर डिमांड ज्यादा है। सोलर पावर और विंड पावर का भी कर सकते हो, तो ग्रीन पावर सोर्सेस का इस्तेमाल ज्यादा करें क्योंकि सस्ती बिजली है। क्या हमारे पास रीचार्जिंग कैपेबिलिटी है? आजकल कुछ सेल्स ऐसी आ रही हैं, बैटरीज आ रही हैं जो यूएसबी वाली होती है, वो ओपन करो यूएसबी निकलेगा, उसको चार्ज कर लो आप और यूज कर लो। यस, तो क्या हमारे इन सेंसर्स में रीचार्जिंग कैपेबिलिटी है? देखते हैं। पांचवा हो गया। छठा चैलेंज, क्या मतलब भाई? इम्प्लीमेंटेशन या डिप्लॉयमेंट नॉट इजी, कॉम्प्लेक्सिटी आपकी आ गई। क्यों? ऐसा क्यों भाई कह रहा हूं मैं? भैया बहुत सारे डोमेन्स की जरूरत पड़ती है इकट्ठा आने में। आपके एक IoT एप्लीकेशन जो बनते हैं उसमें सारे डोमेन्स आ जाते हैं, और आपकी एक्सपर्टीज ना हो, अच्छे एक्सपर्ट्स ना मिले, रैपिड ग्रोथ के लिए एक्सपर्टीज कम है। टूल किट, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर नॉट अबंडेंट, मतलब उपलब्ध नहीं होते इतने आसानी से। मुझे खुद प्रॉब्लम हो रही है सेंसर खरीदने में, मिलते ना, तो एक अवेयरनेस की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो ट्रेनिंग भी जरूरी है, वो मैं आपको बता रहा हूं। सातवां चैलेंज, मैंने आपको एक चैलेंज बताया था कि हमें कौन सा यूज करना है, वायर्ड या वायरलेस। लेकिन यहां पर आ गया भैया क्लाउड जरूरी हो रहा है, डेटा इतना इकट्ठा हो रहा है मेरे पास जो लोकल डिवाइस से भर जाती है, तो स्टोरेज के लिए क्लाउड जरूरी है। प्रॉब्लम क्या हो गया? कौन सा क्लाउड इस्तेमाल करूं, कैसे आइडेंटिफाई करूं? जैसे देखो मैं दिखाता हूं, कौन सा क्लाउड लूं मैं, कैसे ढूंढूं कि कौन सा मेरे लिए अच्छा है, कितना लगेगा पैसा, और चौथा मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, क्या सच में मुझे क्लाउड की जरूरत है? कितना पैसा लगा रहा हूं मैं? ये टिपिकल भारतीय सोच है और बिल्कुल सही सोच है ये। नाप तोल के आप करोगे ना, है ना? चलिए, आठवां और आखिरी चैलेंज, मैंने कहा था 8 चैलेंज है। ई वेस्ट, हाउ आर वी एबल टू हैंडल ई वेस्ट? ये बहुत बड़ा चैलेंज है भाई। प्राइवेसी सिक्योरिटी तो है ही, आप डंप कर देते हो, सारा फेंक देते हो, वो सारा सड़ता था करोड़ों सालों तक, खराब कर देगा एनवायरमेंट को, रेडियो एक्टिव भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है,
सारे डिवाइसेस इन्वॉल्व है, इन डिवाइसेस का लिमिटेड लाइफ टाइम है, जब उनकी लाइफ टाइम खत्म हो जाती है हम उनको डिस्पोज कैसे कर रहे हैं ये तो देखो। तो ई वेस्ट डिस्पोजल बहुत जरूरी है, समझे? तो 4 पार्ट सबके खत्म फटाफट। अब हम आते हैं लेवल्स ऑफ आईओटी। क्या मतलब है इसका? पहला लेवल देखते हैं भैया। लेवल 1 में एसी है, एसी मैंने लगा रखा है, उस पर लगा दिया हमने टेम्परेचर सेंसर, ठीक है। डेटा एनालिसिस कलेक्शन कर रहा हूं सिस्टम पे यहीं पर, और फोन पे भेज दिया, हाँ भाई चालू होना के बंद होना, चालू होना के बंद होना है, ये मैं अपने फोन से कंट्रोल कर रहा हूं, ठीक है। तो एक सेंसर है, ये एक डिवाइस है जो सेंस कर रहा है टेम्परेचर को, या प्रेशर भी कर सकते हो, ह्यूमिडिटी भी कर सकते हो। डेटा स्टोर हो रहा है लोकली, मतलब डेटा का साइज इतना ज्यादा नहीं है कि लोकली स्टोर हो रहा है आराम से, ज्यादा नहीं है, लोकली हो सकता है। लोकल मतलब आपके सिस्टम में या आपके फोन के अंदर। मॉनिटरिंग और कंट्रोल आपके फोन से की जा सकती है, स्टोरेज भी आप हो सकती है। ये बहुत ही सिंपलर एप्लीकेशन है, डेटा इतना बड़ा नहीं है, कोई बिग डेटा नहीं है यहाँ पर, ठीक है। ऑल द कंट्रोल हैपेंस हियर, ठीक है। अब लेवल 2 पे आते हैं। लेवल 2 में डेटा का साइज बढ़ गया भैया, वॉल्यूमिनस। क्या लिखा है? डेटा इज डेफिनेटली वॉल्यूमिनस, बढ़ गया भैया, वॉल्यूम में बढ़ता जा रहा है। इट मींस जो फ्रीक्वेंसी है सेंस करने की वो फास्ट हो गई है। अभी तक तो मैं हर आधे घंटे में डेटा ले रहा था, अब मैं हर घंटे में डेटा ले रहा हूँ, अब हर मिनट में डेटा ले रहा हूँ। पहले तो आधे घंटे में ले रहा था डेटा, हर आधे घंटे बाद फिर मैंने बोला कि चलो हर 15 मिनट पे लो, फिर बोला हर 10 मिनट में लो, फिर बोला हर 1 मिनट डेटा लो। तो डेटा का साइज बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? फास्ट हो जाएगा। क्लाउड स्टोरेज की जरूरत पड़ेगी अब मुझे, क्योंकि डेटा का साइज मेरा अब थोड़ा बड़ा होता जा रहा है। एनालिसिस यहीं पर होगी, पर स्टोरेज कहां पे होगा? क्लाउड पे, ठीक है। अब इस डेटा एनालिसिस के बेस पे क्या निष्कर्ष निकलेगा? कोई कंट्रोल एक्शन कुछ किया जाएगा। अगर तापमान इससे ज्यादा बढ़ जाए तो एसी ऑन कर देना, अगर बाहर का तापमान गर्म ज्यादा हो जाए तो एसी इतने टेम्परेचर पे ऑन कर दो। ये क्या हो गया? कंट्रोल एक्शन। इफ आउटसाइड द माय होम द टेम्परेचर इज हाई, लेट्स से 40 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री का तापमान हो जाए, या चलो 35 डिग्री सेल्सियस, 35 डिग्री हो जाए, तो यहाँ पर मुझे 25 डिग्री चाहिए कमरे के अंदर, ठीक है। तो कंट्रोल एक्शन क्या हो गया? ट्रिगर किया जा सकता है वेब एप्लीकेशन या मोबाइल एप्लीकेशन बना के। इसके एप्लीकेशन हो सकते हैं एग्रीकल्चर के अंदर आ सकता है, रूम फ्रेशनिंग आपके सोल्यूशन आ सकता है। अगर बाहर दुर्गंध आ रही है भैया, ऑर्डर गड़बड़ है, ऑर्डर्स आप ऑर्डर सेंसर आते हैं, गैस सेंसर आते हैं जो महकेंगे भैया कौन कौन सी गैसेस डिटेक्ट हो रही है बाहर, तो अंदर आप रूम फ्रेशनिंग सोल्यूशन लगा दो तो चालू कर देगा, बार बार ठीक कर देगा मॉल, बेस्ड ऑन ऑर्डर। ऑर्डर मतलब महक। तीसरा लेवल पे चलते हैं भैया। अब डेटा तो और बड़ा हो गया भैया, अब उन्होंने फ्रीक्वेंसी और बढ़ा दी, लेवल 2 से और बढ़ा दी फ्रीक्वेंसी। मैंने कहा भैया मुझे पहले एक सेंसर से डेटा आ रहा था, अब टेम्परेचर, मॉइस्चर और ह्यूमिडिटी तीनों ले रहा हूं मैं हर सेकंड। अभी तक तो एक ही ले रहा था ना टेम्परेचर, अब मॉइस्चर भी ले रहा हूं, ह्यूमिडिटी भी ले रहा हूं, सब ले रहा हूं। तो क्लाउड स्टोरेज को अब प्रेफर किया जाएगा। अब डेटा इतना बड़ा होगा कि मेरे लोकली स्टोर नहीं हो सकता, लोकली मेरा भर जाएगा, बोलेगा जाओ देगा भाई साहब क्या कर रहे हो, तो क्लाउड पे स्टोर होगा। एनालिसिस पे क्लाउड पे होगी, स्टोरेज भी वहीं पे होगा और एनालिसिस भी वहीं होगी। उसके बाद कंट्रोल एक्शन ट्रिगर होगा, एप्लीकेशन, रूम फ्रेशनिंग, सेम चीज। एप्लीकेशन आपकी ऑलमोस्ट सेम रहेगी, बस यहाँ पे अब लेवल 3 हो गया। ये आ गया लेवल 4। अब एक सेंसर में मेरे 3 तरह का डेटा ले रहा था, अब मैंने 3 अलग अलग सेंसर लगा दिए भाई। टेम्परेचर का अलग, मॉइस्चर का अलग, प्रेशर, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी अलग ले रहा हूं। BME 280 नाम का सेंसर है, नोट डाउन कर लो इसको फटाफट। सारा डेटा डायरेक्टली जा रहा है किस पे? क्लाउड पे जा रहा है डायरेक्ट। बीच का लोकल जरूरी नहीं है, कंट्रोलर भी जरूरी नहीं है, डायरेक्ट डेटा जा रहा है। और उसके बाद एक्शन किससे हो रहा है? फोन से एक्शन हो रहा है। क्लियर? ये हो गया लेवल 4।
अब आ गया लेवल 5। भाई साहब अब तो और केड़ा काम हो गया। आपने सेंस किया, सेंस की इंफॉर्मेशन को आपने आगे भेजा, कहां पे, क्लाउड पे स्टोर कर लिया, संभाल कर रख लिया, एनालिसिस हो गई, कंट्रोल कर रहे हैं, थोड़ा ट्यून कर रहे हैं और शेयर कर रहे हैं। भाई तुम्हारे यहाँ भी ऐसा है कि नहीं है, तुम्हारे यहाँ भी ऐसा है कि नहीं है। शेयरिंग, तो शेयरिंग हमेशा किस में आती है, लेवल 5 ऑफ IoT में आती है। ये हो गए मेरे लेवल्स, 5 लेवल्स मैंने आपको बताया। क्लियर? तो ये हो गया मेरा 5वां पार्ट खत्म। छठे पार्ट पे चलते हैं, IoT के प्रोटोकॉल्स। 4 प्रोटोकॉल्स है, इनको हम देखने का प्रयास करेंगे। पहले हम देखते हैं प्रोटोकॉल होता क्या है। व्हाट आर प्रोटोकॉल्स? IoT प्रोटोकॉल क्या होता है? कोई टाइप्स है IoT प्रोटोकॉल के? अगर हैं, कितने हैं, कौन कौन से हैं? रुको जरा, सब्र करो, आपको सारे सवालों का जवाब आगे मिल जाएंगे। 4 मेन प्रोटोकॉल्स है। कंस्ट्रेंट एप्लीकेशन प्रोटोकॉल COAP, मैसेज क्यू टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट MQTT, तीसरा हो गया एडवांस्ड मैसेज क्यूइंग प्रोटोकॉल AMQP और डेटा डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेज DDS। शॉर्ट पे समझते हैं COAP है क्या। एक इंटरनेट की यूटिलिटी प्रोटोकॉल है। यूटिलिटी मतलब टॉप लेयर पे आने वाला, एप्लीकेशन वाला। ऐसे गैजेट जो कंस्ट्रेंड है, ये ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, लिमिटेड है बेचारे। डिजाइन किया गया उसको सिंपल, कंस्ट्रेंट डिवाइसेस को इनेबल करे, प्रोत्साहन करें, अबे करो करो, तुम कर सकते हो। IoT को ज्वाइन करें थ्रू कंस्ट्रेंट नेटवर्क हैविंग लो बैंडविड्थ अवेलेबिलिटी। मतलब रास्ता कम है, छोटा, पतली गली से निकलना है अपन को, सबको रास्ता पतला ही है ना, उनके लिए। अब ये प्रोटोकॉल स्पेसिफिकली M2M के लिए इस्तेमाल होता है। M2M क्या होगा? मशीन टू मशीन। अब M2M और IoT में बहुत बड़ा फर्क है। IoT में आप स्केल, नेटवर्क का स्केल ज्यादा बढ़ा सकते हैं। M2M में क्या होता है, सिर्फ डिवाइसेस आपस में बातचीत करते हैं। IoT में डिवाइसेस आपस में तो करती है, पर दूसरे और नेटवर्क से भी बातचीत कर सकते हैं। ये फर्क है। और इसको डिजाइन किया गया, IoT के लिए डिजाइन किया गया है, जिनमें HTTP प्रोटोकॉल्स है। तो आपका जो HTTP है ना, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, उसके मिलता जुलता आपका COAP है IoT के केस में। ठीक है, तो COAP क्या करता है? ये UDP का इस्तेमाल करता है, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। अब UDP क्या बताया भैया? ट्रांसपोर्ट, जब हम कोई अगर पत्र भेजते हैं, 2 तरीकों से जाता है। या तो मैं सिंपल पोस्ट कर दूं, या मैं कुरियर, या तो मैं रजिस्टर पोस्ट करूं, या कुरियर के माध्यम से भेजूं। कुरियर या रजिस्टर्ड पोस्ट रहेगी तो मुझे ट्रैकिंग नंबर मेरे पास रहेगा, मुझे पता लगेगा कि मेरा पहुंचा का नहीं पहुंचा। वो हो गया TCP, ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल। ठीक है, अगर मैंने सिंपल पोस्ट भेजा, बाय पोस्ट, रजिस्टर नहीं किया, ना कुरियर भेजा, कुछ नहीं, भेज दिया बस, पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा मुझे क्या पता। UDP क्या करता है? यूजर डेटाग्राम। जैसे आपके YouTube की स्ट्रीमिंग सर्विस होती है ना, स्ट्रीम होता है, बफरिंग होती है, ये उसमें काम आता है। जितने चैट बॉट्स आप देखते हो, ये सारा उसमें काम आता है। आपके WhatsApp जो चैट एप्लीकेशंस है, मैसेंजर, टेलीग्राम, बहुत सारी एप्लीकेशन, आपका कौन सी शेयर चैट है, स्नैपचैट है, ये सारी इसकी UDP की एप्लीकेशन है सारी। तो लाइट वेट इंप्लीमेंटेशन के लिए UDP का इस्तेमाल होता है, क्योंकि मुझे बोझा नहीं डालना है और रेस्टफुल आर्किटेक्चर है। इसको मैंने लिख दूंगा REST कैप्स में आना चाहिए, मैंने इसको छोटा कर रखा है, जस्ट लाइक HTTP प्रोटोकॉल। आगे हम देखेंगे। तो रेस्टफुल नेटवर्क कुछ इस तरह से होता है। आपका रेस्ट का इंटरनेट REST, उसका COAP का प्रॉक्सी लगा दिया अपन ने, COAP का सर्वर लगा दिया, क्लाइंट C हो गए सारे के सारे। तो आपके HTTP कम्युनिकेशन, जब आपको नेट से कनेक्ट करना है HTTP हो गया, अंदर बात करनी है तो COAP के माध्यम से। ठीक है, अगर आपको इसके बारे में और जानना है तो ये टर्म्स मेंशन कर देना, मैं अलग से आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। दूसरा प्रोटोकॉल आता है भैया मैसेज क्यू टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट, MQTT। ये पब्लिश सब्सक्राइब मॉडल पे काम करता है। आपने कुछ पब्लिश कर दिया सर्विस, और सब उस सर्विस को सब्सक्राइब करें। जैसे मैं वीडियो पब्लिश कर दूंगा, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे भी, ये हो गया MQTT। अगर मुझे ट्रैकिंग करनी है दूर दूर की, तो फार अवे ट्रैकिंग के लिए हो गया। ठीक है,
आर्लन निपर ऑफ आरकॉम 1999 और एंडी स्टैटफोर्ड क्लार्क IBM का, इन्होंने मिलकर डेवलप किया इसको। और स्पेसिफिकली M2M एप्लीकेशन का इस्तेमाल होती है। IoT का छोटा बच्चा है M2M, छोटा रूप, और ये गैजेट्स और नेटवर्क से कनेक्ट करता है यूजिंग मिडलवेयर। इसका प्राइमरी चैलेंज क्या है? स्टैट्स निकालो उसके, कहाँ से? गैजेट से। और डिलीवरी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, डिलीवर कैसे किया जा रहा है, कितने टाइम में किया गया, गैजेट्स का साइज क्या था, क्या प्रोटोकॉल था, क्या वो वायर्ड थे कि वायरलेस थे, ये सारे स्टैटिस्टिक्स निकालना जरूरी है, चैलेंज जरूरी है, MQTT के अंदर आता है। नेक्स्ट, इसी में आगे बताता हूँ, जितने आपके डिवाइसेस हुकअप हो रही हैं सब मिल रही हैं, ठीक है। जैसे IBM का न्यू मैसेज साइट अप्लायंस है, तो MQTT प्रोटोकॉल क्या करता है, ये एक पेंटिंग है ऑन टॉप ऑफ TCP, जिससे कि आपको इजी और डिपेंडेबल स्ट्रीम्स मिल जाए। और ये ITP प्रोटोकॉल्स आपके 3 एडिटिव्स होती है, सब्सक्राइबर, पब्लिशर और डीलर। मैंने कहा था, बताया था, पब्लिशर सब्सक्राइब पे काम करता है फंडा, ये रहा जो लिख रहा है ऊपर आके, जो पब्लिश करा रहा हूँ, जो मैं लिख के दे रहा हूँ, वो इन्फॉर्मेशन जनरेट कर रहा है। जैसे आपके लिए इन्फॉर्मेशन जनरेट कर रहा हूँ मैं, वीडियो पब्लिश होगा ना, तो इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी पब्लिक होते ही। और आप सब्सक्राइबर्स को भेज दिया, हाँ भाई चालू कर दिया, ले लो वीडियो देख लो, डीलर के माध्यम से। डीलर क्या है? यूट्यूब। कंटेंट मैं जनरेट कर रहा हूँ, डीलर क्या होगा? यूट्यूब। आप क्या होगे? मेरे सब्सक्राइबर। आप सब्सक्राइब करोगे तो आप देखोगे, ठीक है। तो डीलर क्या कर रहा है? गारंटी कर रहा है सेफ्टी की। यूट्यूब कह रहा है आपके पास वीडियो सेफ है मेरे पास, डोंट वरी। आप अगर गड़बड़ी तो नहीं कर रहे थे तो मैं हटाऊंगा नहीं। द मीन्स ऑफ मूव चेकिंग द ऑथराइजेशन ऑफ पब्लिशर्स एंड सब्सक्राइबर्स। तो ये आपका कुछ इस तरीके से है, पब्लिश टॉपिक्स आपके आगे, और ब्रोकर पीछे बैठा हुआ है जैसे यूट्यूब है, और सब्सक्राइब आप लोग जैसे मेरे सब्सक्राइबर्स, आप सब्सक्राइब कर, तो सब्सक्राइब तो करो, सी फॉर योरसेल्फ को सब्सक्राइब तो करो, करना पड़ेगा भाई। तीसरे पे आते हैं एडवांस्ड मैसेज क्यूइंग प्रोटोकॉल। क्या मतलब? AMQP। किसने बनाया? जॉन ओहारा ने बनाया। कहां पे? JP मॉर्गन चेज में, लंदन में बैठ के बनाया बंदे ने। कब बनाया वो नहीं लिखा मैंने, निकाल लेना। एक सॉफ्टवेयर लेयर का प्रोटोकॉल है, सॉफ्टवेयर लेवल पे इस्तेमाल होता है। मैसेज ओरिएंटेड मिडलवेयर एनवायरनमेंट। मिडलवेयर मतलब बीच का, बिचौलिया। मैसेज ओरिएंटेड, ये भी मैसेज की तरह, क्योंकि मैसेज क्यूइंग आ गया ना, जैसे MQTT था ऐसे ये उसका बड़ा भाई है। रिलायबल वर्बल एक्सचेंज थ्रू मैसेज ट्रांसपोर्ट, वारंटी करता है प्रिमिटिव्स लाइक एट मोस्ट वंस, इतना हो जाना चाहिए, इतना हद तक, एटलीस्ट वंस, इतना तो कर दो कम से कम, सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो वीडियो को, एटलीस्ट एक बार तो कर दो, और एग्जैक्टली एज सून एज शिपिंग। तो ये इस तरह के आपके क्या हो गए? एडवांस्ड मैसेजिंग हो गई। और ये AMQP में IoT जो प्रोटोकॉल है, हार्ड और फास्ट कंपोनेंट्स होते हैं जिससे रूटिंग कराई जा सके, रास्ता निकाल के, और मैसेजेस को सेव किया जा सके और भेजा जा सके विद अ ब्रोकर कैरियर। जैसे यूट्यूब राउटिंग के थ्रू आपके तरफ भेज रहा है, वीडियो रिकमेंड कर रहा है मेरी, विद अ सेट ऑफ पॉलिसीज। चेक कर लूं मेरा आवाज बंद हो गई। फॉर वायरिंग द कंपोनेंट्स टुगेदर, कैसे जोड़ू कंपोनेंट्स को। अब मैं आपसे कैसे जुड़े? तो वायरिंग के थ्रू, पब्लिश के थ्रू, सब्सक्राइब के थ्रू, मैसेज के थ्रू, ठीक है। और इसमें आता है एक्सचेंज, मैसेज क्यू और बाइंडिंग। एक्सचेंज मतलब आप सारे मैसेजेस, जैसे आप लोग मेरे वीडियो पे कमेंट करते हो तो मैसेजेस मेरे पास आ रहे कि नहीं आ रहे, ठीक है। एक्सचेंज हो गया, आदान प्रदान। मैसेज क्यू, अगर कुछ मैसेज आपको शो नहीं हो रहे, आपने कमेंट कर दिया, कमेंट शो नहीं हो रहे, तो वो रिव्यू पे रख दिया, यूट्यूब ने अपने आप रिव्यू पे रख दिया, तो हो गया मैसेज का क्यू, एक कतार बन गई मैसेज की। जैसे जैसे अप्रूव करता जाऊंगा मुझे मैसेज दिखते जाएंगे। फिर आगे बाइंडिंग, जैसे मेरी आपकी बाइंडिंग हो गई, है ना। चलिए, AMQP ब्रोकर आपका हो गया, एक्सचेंज हो गया, पब्लिशर अगेन भेज रहा है, एक्सचेंज को भेज रहा है, अलग अलग क्यू से भेज रहा है। अब वहां पे एक ही था क्यू, यहाँ पे कई सारे क्यूज है, और हर क्यू हर सब्सक्राइबर के लिए अलग अलग है। तो ये है थोड़ा फर्क
AMQP और MQTT में। चौथा और आखिरी प्रोटोकॉल डेटा डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस, मतलब DDS। क्या मतलब? स्केलेबल, रियल टाइम, रिलायबल, एक्सेसिव ओवरऑल परफॉर्मेंस, बड़े शानदार परफॉर्मेंस है, ऑलराउंडर है भाई। और इंटरऑपरेबल स्टैट्स है उसकी, भैया बहुत सब जगह ऑपरेट कर सकता है। ये चेंज वाया सबमिट और सब्सक्राइब टेक्निक। तो DDS क्या करता है? मल्टीकास्ट करता है। जिन्होंने मेरी मेंबरशिप ली उन्हीं को ही कुछ वीडियो दिखेगी, कुछ नहीं दिखेगी जिन्होंने मेंबरशिप नहीं ली। मेंबर्स ओनली वीडियोस भी आता है ना यूट्यूब पे, वो हो गया मल्टीकास्ट। सब्सक्राइब सबने कर रखा है, ठीक है? नहीं किया तो कर दो। ज्वाइन करना कर लो, ज्वाइनिंग में आपको वीडियोस अलग दिखेंगे, जो ज्वाइन नहीं किए उनको वीडियो नहीं दिखेंगे। ये भी एक फंडा है। अब ये वीडियो जब लॉन्च करूंगा मैं, अगर आपको लॉन्च होने से पहले देखना है तो मेंबर बन जाओ। क्या होगा? मल्टीकास्ट। DDS क्या होगा? डिप्लॉय होता है प्लेटफॉर्म्स में, जैसे लो फुटप्रिंट डिवाइसेस, जिनका मतलब कार्बन फुटप्रिंट बहुत कम होता है, टू द क्लाउड, मतलब लो डिवाइसेस और क्लाउड तक की जितनी एप्लीकेशंस आपकी है सब में आपका DDS काम आता है। ग्रीन बैंडविड्थ यूसेज, मतलब ताकि मुझे जो फ्रीक्वेंसी बचानी भी है, मुझे खर्च नहीं, वेस्ट नहीं करना। और एजाइल ऑर्केस्ट्रेशन ऑफ सिस्टम एडिटिव्स, एजिलिटी होनी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि मैं कैसे सिस्टम को हैंडल कर रहा हूँ, जितनी जरूरत है उतना ही काम करूँ, बाकी जरूरत नहीं है तो बचा लूंगा मैं, जिससे मेरे डिवाइसेस कम खर्चा करेंगे, कम बिजली खर्चा करेंगे, कम उनके ऊपर पैसा कम लगेगा, तो मैं बचा रहा हूँ। तो वो चीज हो गया आपका ग्रीन बैंडविड्थ यूसेज, ठीक है? और ये IoT प्रोटोकॉल्स जो होते हैं आपके DDS वाली फंडामेंटल लेयर्स आती है। आपका पहला आता है फैक्ट सेंट्रिक, जिस पे बात हो रही है, ठीक है? जो मुझे आपको ये डेटा आ गया, फैक्ट आ गया, उसके बात हो गई, तो सबमिट, सब्सक्राइब, DCPS और स्टैट्स लोकल रिकंस्ट्रक्शन है, DLRL। DCPS क्या हो गया? मैं डेटा आपको भेज रहा हूं, आप उसे हैंडल कर पा रहे हो, वीडियो आप पढ़ पा रहे हो, समझ पा रहे हो, हैंडल कर पा रहे हो, ठीक है? मुझे भरोसा है आप हैंडल कर लोगे, मैं आपको भेज रहा हूं, तो हो गया DCPS। DLRL क्या हो गया? इंटरफेस प्रोवाइड करता है। यूट्यूब पे जो स्क्रीन आ रही है ना आपके पास, ये आपको इंटरफेस दे रही है कि जिससे आप मेरी वीडियो देख सको, लाइक कर सको, शेयर कर सको, चैनल को सब्सक्राइब कर सको, कमेंट कर सको और ज्वाइन कर सको। सुपर थैंक्स भी ऑप्शन आ रहा है नीचे, देख लेना। कुछ इस तरीके से फंडा है, मैं आपको ज्यादा ही समझाऊंगा, वो छोटा सा फंडा है। सेंडर के पास है, पब्लिशर आया, डेटा राइटर ने पब्लिशर को भेजा, सेंडर ये रहा, सेंडर ने अपना डाटा ऑब्जेक्ट भेजा, टॉपिक भेजा, किस पे आपको पब्लिश करना है, और सब्सक्राइबर से हर सब्सक्राइबर का अपना, हर रिसीवर का अपना एक सब्सक्राइबर है और डेटा रीडर है, वो सब आपके आ रहे हैं, टॉपिक रीड कर रहे हैं। जैसे मैं पब्लिश कर दूंगा तो हाँ आपके से आओगे, आपके पास स्मार्टफोन है, लैपटॉप है, उसके थ्रू आप डेटा रीड कर पा रहे हो, मेरे वीडियो देख पा रहे हो। एप्लीकेशन 1, 2, 3 DLRL में आपके एप्लीकेशन आ गई, तो सारा आपका नेटवर्क से कनेक्ट है। डिसेमिनेशन मतलब फैलाना, डिस्ट्रीब्यूट करना, ठीक है? ओके, तो मेरे 6 पार्ट खत्म हो चुके। अब चलते अपन सेंसर्स पे। क्या कह रहा है सेंसर्स भाई? क्या कह रहा है ये? सेंसर्स हर जगह है। पहले क्या कह रहा है ये? सेंसर्स हर जगह है, हमारे घरों में, हमारे वर्क प्लेस पे, शॉपिंग सेंटर में, जब दरवाजा आप जाते हो दरवाजा खुल जाता है अपने आप। हॉस्पिटल्स में भी है, और वो एम्बेडेड आपके स्मार्टफोन्स में, 19 सेंसर है स्मार्टफोन में। हाँ, बहुत इंटीग्रल पार्ट है, बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है IoT का। और कई तरह के सेंसर्स पाए जाते हैं, जैसे बहुत ज्यादा कई तरह के एप्लीकेशंस आप बना सकते हो। तो मैं आपको 10 सेंसर्स टॉप वाले आपको बताऊंगा। पहले 5 ये देख लो, 10 बताऊंगा, पहले 5 ये देख लो। टेम्परेचर सेंसर, ह्यूमिडिटी सेंसर, प्रेशर सेंसर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर और लेवल सेंसर। प्रॉक्सिमिटी मतलब कोई बंदा पास है कि दूर है? प्रेशर, गैसेस और लिक्विड से प्रेशर कब देखना है मुझे, कम हुआ, ज्यादा हुआ, है ना? तो चेंजेस
रीड कर लेगा और बता देगा हाँ भाई कुछ गड़बड़ हुई है, कम हुआ है, ज़्यादा हुआ है, ह्यूमिडिटी, उमस, पसीना सब मेजर कर लेगा। आपके HVAC सिस्टम्स होते हैं, ठीक है, हाइपर वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग सिस्टम, वेंटिलेशन भी हो रहा है और AC भी एयर कंडीशनिंग हो रही है, तो इसको हम क्या कहते हैं, HVAC। टेम्परेचर माप रहा है, तापमान माप रहा है, जो आपको मैंने पहले एग्जांपल दिया था, तो उन सेंसर की फोटो लगा रखी है मैंने। लेवल सेंसर मतलब आपके वाटर टैंक में कितना लेवल है पानी का, वो बता दे भैया लेवल पूरा हो गया, है ना। एक्सेलेरोमीटर आपके फोन में ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ ऑब्जेक्ट्स वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन। इसी एक्सेलेरोमीटर की वजह से, वो तो जायरोस्कोप हो गया, एक्सेलेरोमीटर की वजह से आपको स्टेप्स काउंट कर पाता है आपका स्मार्टफोन, ठीक है। आप जब चलते हैं तो ऊपर नीचे बॉडी होती है, तो उससे समझ जाता है कि आप चल रहे हो। जायरोस्कोप हो गया ओरिएंटेशन वाला, लैंडस्केप मोड है कि पोर्ट्रेट मोड है, ठीक है, एक्सेस चेंज करने। गैस सेंसर्स ऑब्वियसली गैस मेजर करेंगे, टॉक्सिक है कि नहीं है, कंबस्टिबल है कि नहीं है, हजार्डस है कि नहीं है, इन्फ्लेमेबल है कि नहीं है, इस तरह की गैसेस को आप कर सकते हो। इंफ्रारेड सेंसर्स IR वाले, जैसे आपके रिमोट में IR सेंसर होता है, तो आप आगे LED देखोगे वो ट्रांसपेरेंट LED है, वो IR सिग्नल भेज रही है, इंफ्रारेड सिग्नल भेज रही है। रेड से कम फ्रीक्वेंसी वाला होता है IR, इंफ्रारेड। आप उसको मोबाइल फोन से देख सकते हो। कभी अगर आपको रिमोट चेक करते हो तो फोन का कैमरा चालू कर तो आपको दिखेगा, तो आपका फोन का कैमरा पकड़ लेता है IR को, आपकी आंखें नहीं देख पाती, फोन का कैमरा देख लेगा। रिसीव होता है ब्लैक LED पे, ठीक है। ऑप्टिकल सेंसर्स लाइट रेज को कन्वर्ट करती है और इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करती है। चलो और सेंसर्स आपको दिखा दो जो मेजर और है। आपका DHT11 डिजिटल टेम्परेचर ह्यूमिडिटी सेंसर है। LDR लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर, लाइट जितनी ज्यादा पड़ेगी उतना ज्यादा रेजिस्टेंस हाई होगा या लो होगा। ऊपर एक ब्लू कलर का पड़ा हुआ नहीं, ये देखो ये पड़ा है ना, ये पोटेंशियोमीटर, स्क्रू से ज्यादा कम कर सकते हो। सेम हो गया IR फ्लेम सेंसर, IR पे फ्लेम देख लेगा, फ्लेम सेंस कर लेगा, भाई यहाँ आसपास कोई आग वाग तो नहीं लगी हुई। स्प्रिंकलर चालू हो जाते हैं ना आग लगते ही। अल्ट्रासोनिक सेंसर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे, IEEE 802.15.4। भाई ऐसे बहुत सारे अटेम्प्ट्स हुए हैं होम एनवायरनमेंट को एक नेटवर्क बनाने में, बहुत सारे एफर्ट किए गए, और इस तरह के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दो तरीकों से किया जा सकता है, वायर्ड या वायरलेस नेटवर्क, दोनों तरीकों से किया जा सकता है। और इसका एक मोटिवेशन भी है। क्यों वायरलेस का ज्यादा मोटिवेशन है? क्योंकि कॉस्ट बचेगी। अगर वायर्ड करोगे तो वायर बिछेगी सब जगह, तो उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है, तो मुझे कॉस्ट कम भी चाहिए, तो वायरलेस ज्यादा सक्सेसफुल हो जाता है। तो वायर्ड अप्रोच में आपके मेन ड्राइवर्स हो गए आपके टेलीफोन लाइंस, एनालॉग, डिजिटल, DSL जैसे, केबल मॉडेम, पावर लाइन कैरियर्स, PLC कनेक्शन जो बता रहा हूं मैं। हर एक में कुछ एडवांटेजेस हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, खामियां भी है, खूबियां भी हैं, जो बैंडविड्थ की कैपेसिटी पे डिपेंड करता है, इंस्टॉलेशन पे, मेंटेनेंस पे, कॉस्ट पे, सब पर डिपेंड करता है। जबकि वायरलेस अप्रोच की अगर हम बात करें तो भैया सबसे बड़ी एडवांटेज क्या है, आपकी कॉस्ट कम हो जाएगी, आपका खर्चा कम हो जाएगा इसको इंस्टॉल करने के लिए। जितना खर्चा आपका वायर्ड में लग रहा है उतना कम खर्चा इसमें लगेगा, ठीक है। और कम से कम इंस्टॉलेशन कॉस्ट में इंफॉर्मेशन आप फैला सकते हो। जैसे एक राउटर लगा दिया, इससे मेरे पूरे घर में सिग्नल्स आराम से आ रहे हैं। ये तो मुझे जगह जगह लगाना पड़ता, अगर मैं वायर्ड कनेक्शन लेता, एक इधर लगाता, एक दूसरे कमरे में लगाता, उधर लगाता, तो कॉस्ट बढ़ जाती मेरी। और ये ट्रेंड आपका चल रहा है, जैसे वाईफाई सेलुलर नेटवर्क हो गया 802.11b, ठीक है। लेकिन और भी ऐसे नेटवर्क है जो वाईफाई ब्लूटूथ पे काम नहीं करते, उनमें आता है ZigBee। तो IEEE का एक स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप है या वर्किंग ग्रुप है 802 नाम का, और ग्रुप नंबर 15 है वो। IEEE 15.4 है ना, 802.15.4 802 वाला ग्रुप का
हिस्से का, बड़े हिस्से का 15वां ग्रुप ZigBee के साथ बैठ के काम कर रहा है ताकि LRWPAN लॉन्च कर सके, मतलब लो रेट वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क लॉन्च कर सके। तो ZigBee 3.0 आपका ZigBee अलायंस बन जाता है, उसके थ्रू नाम दिया गया इसको मैश नेटवर्क के लिए। मैश मतलब जाल बिछा रखा हमने भैया डिवाइसेस का, उन सब से एक साथ बातचीत करनी है तो एक भाषा में बात करनी है, वो कौन प्रोवाइड कर रहा है? ZigBee। ठीक है। नेटवर्क लेयर पे बात करें तो IEEE का 15.4 802.15.4 ड्राफ्ट स्टैंडर्ड है। वो कह रहा है कि या तो स्टार प्रोटोकॉल होना चाहिए, आपका जो टोपोलॉजी है स्टार वाली होनी चाहिए, या पीयर टू पीयर आपस में डिवाइस आपस में कनेक्टेड हो। तो फिजिकल लेयर पे हो सकता है आपका एड्रेस, आपका फिजिकल हो सकता है 64 बिट का IEEE आपका जो एड्रेस स्पेस है वो हो सकता है। शॉर्ट होना है तो 8 बिट का नेटवर्क असाइंड आपका हिस्सा हो सकता है। तो डेटा टाइप 64 बिट का भी हो सकता है, 8 बिट का भी हो सकता है, बड़ा भी हो छोटा भी, कैसे भी किया जा सकता है। तो डेटा लिंक लेयर की अगर मैं बात करूँ तो आपका यहाँ पे आता है, देखो डेटा लिंक लेयर में आता है 802.2 LLC, 15.4 मैक लेयर, मीडिया एक्सेस कंट्रोल, यही चीज आपकी फिजिकल लेयर में आ रही है। अच्छा ये चीज देख रहे हो यहाँ पर 868 915 और ये 2400 मेगाहर्ट्ज, 2400 मेगाहर्ट्ज मतलब 2.4 गीगाहर्ट्ज, तो वाईफाई वाला फंडा आ गया। और ये हो गया आपका, ये वो फ्रीक्वेंसी होती है बच्चों जो साइंटिफिक, मेडिकल या मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए इस्तेमाल, ये जो आम ऑपरेशंस हैं साइंटिफिक, मेडिकल और एजुकेशन पर्पस के लिए जो इस्तेमाल होती है, वो फ्रीक्वेंसीज हैं आपकी। क्लियर। और डेटा लिंक लेयर की बात करें, DLL शॉर्ट में कहता हूं, तो IEEE जो 802 है प्रोजेक्ट है वो स्प्लिट करता है दो पार्ट में, एक मैक और एक LLC, लॉजिकल लिंक कंट्रोल, इसको हम कहते हैं स्टैंडर्डाइज करते हैं 802.2। उसमें आपके 802.3 आ जाता है, 802.11 आ जाता है, 802.15.1 आ जाता है। और ये क्या करता है, ये सर्विस प्रोवाइड करता है 802.2 को थ्रू सर्विस स्पेसिफिक कन्वर्जेंस सब लेयर, मतलब लेयर का हिस्सा में सब लेयर हो गया। काफी हैवी टर्म्स आ रही है बच्चों, अब मैं समझ पा रहा हूं, पर आपको नोट डाउन करना है और खुद स्टडी करनी है, फिर मुझे बताना है जैसे इसका मतलब क्या हुआ, तुम बताओगे। ये OSI के जो ISO का OSI रेफरेंस मॉडल है, इंटरनेट का जो मॉडल है, 7 लेयर का आर्किटेक्चर है, उसमें आपका आराम से फिट हो जाता है 802.15.4। तो डेटा लिंक लेयर में आपके क्या फंडा आ गया भैया, फीचर क्या है इसका, एसोसिएशन, जोड़ना ना जोड़ना, डिसोसिएशन, फ्रेम डिलीवरी, फ्रेम्स भेजी जा रही है। हमेशा क्या कर होता है आपका डेटा लिंक लेयर में, जो बिट्स आ रही है उनको एक छोटे छोटे पैकेट्स बनाए जा रहे हैं, उन पैकेट्स को हम नाम देते हैं फ्रेम्स, डब्बों को नाम देते हैं फ्रेम, और वो एक्नॉलेज किया जा रहा है कि हाँ भाई आपके फ्रेम डिलीवर हो जाएंगे, डोंट वरी। चैनल एक्सेस का मैकेनिज्म कि भैया मुझे यार ये वाली सड़क एक्सेस करनी है, इससे मुझे वहां जाना है, तो मैकेनिज्म है कि नहीं है, फ्रेम सही जा रहा है कि नहीं जा रहा, उसका वैलिडेशन हो गया। टाइम स्लॉट मैनेजमेंट के जिस समय आपको भेजना है उस समय में आपका काम हो जाना है। और बीकन, कोई मांग रहा है डेटा या मैं मांग रहा हूँ डेटा, तो बीकन चालू कर दिया, भाई लाओ 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 डेटा लाओ, डेटा लाओ, डेटा लाओ, तो मैनेजमेंट होगा। अब मैक डेटा सर्विस में आ गया MCPS, SAP आ गया, सब लेयर आ गया, कॉमन सब पार्ट सब लेयर। मैनेजमेंट सर्विसेज में आ गया MLME आ गया, SAP। ठीक है, तो आपका ये सारे आपका दोनों सर्विसेज जो है वो एक इंटरफेस में आती है, SSCS या कोई और LLC, लॉजिक लिंक कंट्रोल होगा फिजिकल लेयर के साथ। ठीक है। जनरल मैक फॉर्मेट कैसा है, फ्रेम फॉर्मेट कैसा है, बीकन आता है, मतलब किसके पास जाएगा, सोर्स से डेस्टिनेशन पे जा रहा है, डेस्टिनेशन कहाँ है, हायर लेयर्स बता रहे किसको भेजना है, डेटा क्या भेजना है, किसको भेजना है, क्या भेजना है, सही से जाएगा कि नहीं जाएगा, एक्नॉलेजमेंट हाँ आया ना, और कमांड क्या है, जाके करना क्या है, सिर्फ भेजना है या वापस कुछ लाना भी है। तो हो गया ओरिजिनेट इन द मैक एंड यूज फॉर मैक पीयर टू पीयर कम्युनिकेशन। यहां से यहां मैं मेरे दोस्त के बीच की बातचीत है भैया, पीयर टू पीयर। ठीक है, ये आपका फ्रेम फॉर्मेट हो गया जनरल, इसको हम ज्यादा डिस्कस नहीं करते। अगर आपको जानना है तो मैं स्क्रीन को यहीं पर रोक देता हूं,
आप इसको बना लो, लिख लो, और आपको डाउट हो रहा है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना। जनरल मैक फ्रेम फॉर्मेट, फ्लो कंट्रोल, फ्रेम हम कंट्रोल कर रहे हैं जिससे कि सारा फ्रेम कैसे एक जैसा दिखे, फ्रेम सारे, और क्या होना चाहिए उसके अंदर। ठीक है, किस तरह की मैक फ्रेम ट्रांसमिट की जा रही है, क्या फॉर्मेट है एड्रेस फील्ड का, और कैसे कंट्रोल हो रहा है एक्नॉलेजमेंट। तो ये सीक्वेंस नंबर आपका बनाएगा भाई, पहला गया, दूसरा गया, तीसरा गया, चौथा गया, ये सब मैनेज किया जा रहा है। एड्रेस फील्ड का साइज है आपका 0 से 20 तक, जो आपको मैक फॉर्मेट दिखाया था उसी का एक्सप्लेनेशन है। पेलोड फील्ड है 127 बाइट्स का टोटल लेंथ में। फ्रेम चेक सीक्वेंस है कि भैया फ्रेम मेरे सीक्वेंस में जा रहा है कि जा रहा है, चेक करेगा, 16 बिट में चेक करेगा। ठीक है, तो ये हो गया 802.15.4। मैंने ऊपर से बताया है, मैं डीप में नहीं गया हूँ। आप चाहते हो डीप में तो मैं डीप में बता सकता हूँ, पर उसके लेक्चर अलग आएंगे। नेक्स्ट आ गया डेवलपमेंट बोर्ड्स, आर्डिनो, नोड एमसीयू और रास्पबेरी पाई। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं आर्डिनो की। क्या है भैया आर्डिनो? अलग अलग प्रकार के हैं, ऊनो, एनजी, डेसिमिलिया, ड्यूमिलानोव, ऊनो की लेगेसी आगे, मेगा 2560। ठीक है, 256 kbps की आपकी मेमोरी है, किलोबाइट्स की मेमोरी है, 8 टाइम्स देन ऊनो, 8 गुना ज्यादा है। 54 इनपुट आउटपुट पिंस दे रखी हैं, 16 एनालॉग है, 14 पीडब्ल्यूएम है। पीडब्ल्यूएम क्या होता है? फेज विड्थ मॉड्यूलेशन, सॉरी पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। डिजिटल है ना, पल्स विड्थ किस में आती है? पल्स की विड्थ, पल्स किस में आती है? क्लॉक पल्स से पल्स जनरेट हुई, ये शब्द आया है। क्लॉक किस में आता है? डिजिटल फॉर्म में आता है। तो पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन, ये मॉड्यूलेशन क्या होता है? हम अगर मुझे लॉन्ग डिस्टेंस तक मुझे अगर अपना सिग्नल भेजना है तो कैरियर वेव के थ्रू भेजेंगे, और कैरियर मेरा किसके हिसाब से चलेगा? पल्स की विड्थ के हिसाब से चलेगा। तो हो गया डिजिटल मॉड्यूलेशन। एंड्रॉयड आर्डिनो मेगा एडीके भी है, मतलब आर्डिनो डेवलपमेंट किट, यून भी है, नैनो भी है, लिली पैड भी है। तो आर्डिनो नैनो ऐसा दिखता है, छोटा सा, एक बार देख लो अच्छे से एक बार। नैनो 3.0 लिखा हुआ है, वर्जन 3.0। मेगा एडीके और मेगा दोनों में थोड़ा फर्क है। एडीके और दोनों बोर्ड सेम लग रहे हैं, पर थोड़ा सा अंदर आर्किटेक्चर का फर्क है, और ज्यादा पोर्ट से मिलेंगे इसके अंदर आपको। यह आ गया आर्डिनो, एनजी, डेसिमिलिया, ड्यूमिलानोव और ऊनो। सारे लेगेसी किसकी है? ऊनो की है। सबके साइज ऑलमोस्ट बराबर है। ये हो गया लिली पैड। अब आर्डिनो मेगा 256 मतलब 2560 की बात करते हैं, 2560 की बात करते हैं। 54 आईओ पिंस है, 16 एनालॉग है, 4 यूएआरटी है, यूनिवर्सल एसिंक्रोनस यूआरटी क्या हो गया? यूनिवर्सल एसिंक्रोनस रिसीवर ट्रांसमीटर। ऐसे हार्डवेयर के सीरियल पोर्ट्स है 4। ठीक है, 16 मेगाहर्ट्ज का क्रिस्टल ऑसिलेटर। ऑसिलेटर बताओ क्या होता है? कमेंट सेक्शन में बताना ऑसिलेटर क्या होता है। यूएसबी कनेक्शन भी है, पावर जैक भी है, ICSP हेडर है, बताना मुझे क्या है, और रीसेट बटन भी है। कैसा है देखो, ये उसके और स्पेसिफिकेशंस है। इसको मैं यहीं पर देख रहा हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ले लिया? इस तरीके से दिखता है आर्डिनो मेगा। मैंने आपको डायग्राम भी दिखाया था, फोटो दिखाई थी। इस तरीके से डिजिटल पिन्स कहाँ पर है, सीरियल पोर्ट कहाँ पर है, एनालॉग पिन इधर है सारी आपकी। ठीक है, ये डिजिटल पिन्स है, PWM वाली सिम डिजिटल पिन्स है, सीरियल पोर्ट है रिसीवर ट्रांसमीटर के लिए, SD, SCLB, I2C वाले पोर्ट्स होते हैं इनको, USB पोर्ट, पावर रेगुलेटर, एटमेगा आपका ये माइक्रो कंट्रोलर है मेन आपका बीच में। ठीक है, ये डिजिटल पिन्स हो गई। ये हो गया ISCP फॉर दिस एटमेगा जो प्रोसेसर है उसका ISCP है। ऑसिलेटर ये रहा आपका, ये ऑसिलेटर है। ठीक है,
डिजिटल पिन्स आपकी ये हो गई, ये वाली, ये डिजिटल पिन्स होगी आपकी, ठीक है, ये डिजिटल पिन्स होगी आपकी। आर्डिनो IDE की बात करते हैं। अब इसके आर्डिनो की कोडिंग कहाँ पे की जाती है? इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक वॉइड होता है, एक लूप होता है। सीधा आपको दिखाता हूँ, C++ पे काम करता है और इस कोड को जो हम बनाते हैं उसको हम कहते हैं स्केच बोलते हैं। हेक्स फाइल जनरेट करता है, कुछ इस तरीके से दिखता है आपका। वॉइड सेटअप, वॉइड लूप, ये टेक्स्ट एडिटर है, यहाँ पर आउटपुट आता है, यहाँ से आप सेव कर सकते हो, ओपन कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं, मतलब डिवाइस पे अपलोड करना है। सीरियल मॉनिटर, ये मेनू बार हो गया, ये 1.8.5 है, पुराना वर्जन है, उसका स्क्रीनशॉट लगा रखा है। नीचे आर्डिनो का टाइप, कौन सा कनेक्टेड है, किस पोर्ट से कनेक्टेड है, कॉम लाइन से कनेक्टेड है, किस पोर्ट से कनेक्टेड, कौन से यूएसबी पोर्ट से कनेक्टेड है, तो कॉम पोर्ट आता है। तो ये उसके फाइल में क्या क्या चीज़ें आती है, न्यू, ओपन, सब कुछ आता है, फाइल मेन्यू में क्या क्या आता है। फिर स्केचबुक की लोकेशन, कहाँ पे सेव हो रहा है आपका कोड, कहाँ सेव हो रहा है, कंपाइलेशन करना कि नहीं करना, कितना साइज होना चाहिए, सारा, ठीक है, कुछ इस तरीके से आपका दिखता है, ठीक है। वही ये सी यूजर्स, या ये देखो हेक्स फाइल जनरेट हो गई ना, ino.hex, जब वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई करके क्या बन जाएगा, हेक्स फाइल जनरेट हो जाएगी। तो ये जब रन करेंगे, FPS ये आपका बॉड रेट है, तो ये बॉड रेट पे आता रहेगा, 9600 बॉड रेट, ठीक है। आर्डिनो का बॉड रेट कितना है, 9600 है। आप लोग मुझे अब ये बताओगे बॉड रेट और बिट रेट में क्या फर्क है, बोर्ड सेलेक्ट कैसे करना है। आप बोर्ड सेक्शन ऊपर ऑप्शन है, उस पर जाओ, वहां से बोर्ड सेलेक्ट करो, कुछ इस तरीके से बोर्ड सेलेक्ट करो। जैसे बोर्ड सेलेक्ट कर लोगे उसका पता लग जाएगा भाई हाँ भाई किस पोर्ट से कनेक्टेड है, वो अपने पास जाएगा अगर आपने बोर्ड से सिलेक्ट किया हुआ है तो। नेक्स्ट बात करते हैं नोड MCU की। MCU मतलब माइक्रो कंट्रोलर यूनिट, जैसे आर्डिनो है आपका, ये भी आपका माइक्रो कंट्रोलर है। तो आपका जो आर्डिनो नैनो है ना छोटा सा, उतने साइज का भी है ये। देखो इसमें ओपन सोर्स लुआ बेस्ड फर्मवेयर लगा हुआ है आपका। लुआ एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का भी नाम है, तो उसमें लुआ में भी कोडिंग कर सकते हो आप, आर्डिनो की कोडिंग भी कर सकते हो। इसके दो वर्जन है, V1 और V2, 1.0 बोर्ड है और 2.0 पोर्ट भी है। ESP8266 वाईफाई एनेबल्ड है, फिर उसमें वाईफाई आ गया। आर्डिनो के 256 वाले उसमें है 2560 में, और ऊनो में वाईफाई नहीं है, ब्लूटूथ भी नहीं है, ठीक है। इस तरीके से दिखते हैं आपका वर्जन 0.9 और वर्जन 1.0, मतलब पहला वर्जन और दूसरा वर्जन, दो तरह के आपको दिखते हैं। इनका पेन डायग्राम कुछ इस तरीके से है। यहाँ पर आपको एक चीज दिख रही होगी GPIO, और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 3.3 वोल्ट, क्योंकि आर्डिनो में आपको दिखता, अगर आप ध्यान दोगे वापस जाके, उसमें 5 वोल्ट की सप्लाई आप दे सकते हो, लेकिन यहाँ पर कितने पे ले रहा है, ये कितना दे सकता है मुझे सप्लाई, ये मुझे सिर्फ 3.3 वोल्ट दे सकता है, जबकि आर्डिनो मुझे 5 वोल्ट दे सकता है एक्सटर्नल। अगर मैं कनेक्ट करना चाहूँ आर्डिनो से तो मुझे 5 वोल्ट के वोल्टेज दे सकता है, पर ये मुझे सिर्फ 3.3 वोल्ट देगा, ठीक है, क्योंकि पावर कम होती है इसकी। GPIO मतलब जनरल पर्पस इनपुट आउटपुट, ठीक है। ये देखो कुछ पिन्स है, उनके इंडेक्स नंबर्स है, वो सब दे रखे हैं। जब कोडिंग करेंगे, जब मैं प्रैक्टिकल करके बताएंगे तब बताऊंगा उसका फंडा क्या है। नेक्स्ट आ गया रास्पबेरी पाई। क्या होता है रास्पबेरी पाई? एक सिंगल बोर्ड कंप्यूटर है, उसका आप सिस्टम ऑन चिप भी कह सकते हो। क्रेडिट कार्ड साइज है, छोटा सा है, क्रेडिट कार्ड जितना है। उसमें आप कीबोर्ड माउस वगैरह लगाइए, ऑडियो इमेज वीडियो प्रोसेसिंग आप कर सकते हो, IoT एप्लीकेशन बना सकते हो, रोबोटिक्स के एप्लीकेशंस बना सकते हो, प्रोजेक्ट बना सकते हो। लैपटॉप और डेस्कटॉप से थोड़ा स्लो है क्योंकि छोटा है ना, और इसका ज़्यादा रैम भी नहीं आती आजकल। 1 गीगाबाइट, 2 गीगाबाइट, 4 गीगाबाइट, 8 गीगाबाइट की भी आ रही है, पहले नहीं आती थी, ठीक है। प्रोसेसर थोड़ा स्लो है, तो एक कंप्यूटर आप इस्तेमाल, कंप्यूटर की तरह आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हो आराम से। इंट्रोडक्शन देखते हैं रास्पबेरी पाई का, कुछ इस तरीके से। इसमें आपका ऑपरेटिंग सिस्टम डलता है क्योंकि ये एक कंप्यूटर की तरह है। तो आपका रास्पियन, आर्क लाइनक्स, वेब थिंग्स, विंडोज 10, IoT और रिस्क OS पाई, जो रिस्क बताया था, रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, तो वही आपका ARM आर्किटेक्चर लगा हुआ है। तो नूब्स OS के थ्रू आप डाल सकते हो, रास्पियन OS डाल सकते हो। मिनिमम SD कार्ड क्लास 10 का 8 GB रिकमेंडेड है,
उस पर नंबर 10 लिखा हुआ है, आपको दिखाऊंगा मैं। पिक्सल पाई एक्स विंडो एनवायरनमेंट, पिक्सल पाई इंप्रूव्ड एक्स विंडो एनवायरनमेंट, पिक्सल लाइट वेट, ठीक है। ओके, कुछ इस तरह से दिखता है आपका। ये आपका डेस्कटॉप है, आप इसे प्रोग्रामिंग कर सकते हो। ऑफिस इसमें एमएस ऑफिस पे डला हुआ है, मतलब माइक्रोसॉफ्ट वाला नहीं है, लिब्रे ऑफिस जो आपका आता है लिनक्स में, वो डला हुआ है। आप कोडिंग करो, जो करना करो आप। ब्राउजर भी दे रखा है, आप ये रहा ब्राउजर, जो भी आपको इस्तेमाल करना कर सकते हो। जावा के कोडिंग करो, पाइथन के कोडिंग करो, सब करो। ये दिखता है आपका ब्रॉडकॉम DSI का डिस्प्ले इंटरफेस, DSI डिस्प्ले इंटरफेस। पावर की LED दिखा देगा। माइक्रो USB से कनेक्शन कर सकते हो, HDMI पोर्ट से कनेक्शन कर सकते हो, राइट। कैमरा इंटरफेस कुछ इस तरीके से इसका है ना। कॉम्पोजिट का इसका ऑडियो वीडियो आउटपुट जो आपका दे सकते हो। जैक जो होता है, हेडफोन और ईयरफोन जैक होता है। 4 USB पोर्ट है, 40 पिन का हेडर है, इसमें सारे पिन आपके GPIO पिन हैं। ये जो बीच में आप देख रहे हो, ये ब्रॉडकॉम का प्रोसेसर है। ये रैम है, इधर इथरनेट पोर्ट या लैन पोर्ट भी आप कनेक्शन दे सकते हो। वाईफाई भी इनेबल्ड है, ये वाईफाई चिप है ये, और ब्लूटूथ चिप नीचे होती है। तो आपके कई सारे मॉडल्स हैं, A प्लस, B, P प्लस, पाई 2, पाई 1, पाई 0, पाई 3, पाई 4, बहुत सारे मॉडल्स आ गए। इनका कंपैरिजन दे रखा है। आप इस स्क्रीन को यही पॉज करके आप इस कंपैरिजन देख सकते हो, कितनी रैम आप मिनिमम मिल रही है आपको। SD रैम, स्टैटिक डायनेमिक रैम दोनों तरीके से काम करता है। प्रोसेसर का वीडियो GPU कौन सा लगा हुआ है, सारी स्टोरेज माइक्रो SD पे हो रही है, इंटरनेट है कि नहीं है, वाईफाई ब्लूटूथ है कि नहीं है, सब लिखा हुआ है। ये हो गया रास्पबेरी पाई 0 छोटा सा। ये है पाई 3 मॉडल B, उसकी GPIO पिंस, मतलब जनरल पर्पस इनपुट आउटपुट। तो इस पर आप 5 वोल्ट की सप्लाई ले सकते हो इसमें से। ये 5 वोल्ट और 3 वोल्ट का भी आप ले सकते हो इसमें से। जनरली जो आपके एनालॉग सेंसर होते हैं वो 3.3 वोल्ट देते हैं, और डिजिटल सेंसर जो होते हैं आपके वो 5 वोल्ट की सप्लाई देते हैं। ओके, सेकेंड लास्ट पे हम आ जाते हैं क्वांटिकी iOS और पूजा नेटवर्क सिमुलेटर। तो आपके एम्बेडेड सिस्टम्स होते हैं, उनके ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए होते हैं। TinyOS हो गया, राइट हो गया, ठीक है, और रियल IoT सिस्टम्स जो होते हैं, कम्युनिकेशन की टेक्नोलॉजी, सेंसर की टेक्नोलॉजी, रियल टाइम सिस्टम, स्मार्ट थिंग्स टेक्नोलॉजीज, ये सारे IoT से रिलेटेड है। मशीन टू मशीन, बिग डेटा एनालिटिक्स, सब कुछ। कम्युनिकेशन किस किस तरह के हो सकता है, ब्लूटूथ, ZigBee, Z-Wave, ये सब नोट डाउन कर सकते हो आप। NFC जिसे हम कहते हैं नियर फील्ड कम्युनिकेशन, RFID, वाईफाई 802.11, 802.15.4, 4E भी आ गया इसके आगे, एक्सटेंडेड 2G, 3G, 4G, 5G, विप्रो मोबाइल वाईमैक्स टेक्नोलॉजी। वाईमैक्स हो गया आपका 60 गीगाहर्ट्ज माइक्रोवेव पे काम करता है, माइक्रोवेव टेक्नोलॉजी पे काम करता है। PLC पावर लाइन कम्युनिकेशन, इथरनेट, और बहुत सारी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज। IPv6 और IPv4 में फ़र्क बताया था आपको पहले मैं। IPv4 होता है आपका वर्जन 4, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, 2 की पावर 32 आपके इतने एड्रेसेस हो गए। IPv6 आपके 128 बिट के एड्रेस हो जाएंगे, मतलब इतने ज़्यादा, 340, 282, 366, 920, 938, 463, 374, 607, 431, 768, 221 और 211, 456 एड्रेस, मतलब 3.4 into 10 पर 38, मतलब 340 अनडिसेलियन एड्रेसेस 128 बिट का लेके चलेंगे तो 6.65 into 10 पर 23 एड्रेसेस आज हर स्क्वायर मीटर में अवेलेबल है पृथ्वी पर। पृथ्वी के हर स्क्वायर मीटर में 1 स्क्वायर बाय 1 स्क्वायर में इतने एड्रेसेस हैं। 128 बिट हमें फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं मल्टी लेवल बनाने के लिए, हायरार्किकल नेटवर्क बनाने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, तो IPv6 ज्यादा फायदेमंद है। क्वांटिकी क्या है? ये एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, स्पेशली IoT के लिए बना हुआ है। लो मेमोरी फुटप्रिंट है, स्टैंडर्ड C पे काम करता है, कोडिंग इसकी C लैंग्वेज पे, इसलिए C लैंग्वेज आपको सीखना जरूरी है। C लैंग्वेज नहीं देखा मेरे वीडियोस जाकर देख लो C लैंग्वेज के ऊपर, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे। कई स्टैंडर्ड्स इंप्लीमेंट करता है, हार्डवेयर सपोर्ट बहुत अच्छा है इसका, और
इंडस्ट्री और एकेडमिया दोनों से बैक्ड है भैया, आप दोनों में काम कर सकते हो आराम से। इंडस्ट्री भी इसको कहते हैं, अगर आपने काम किया है तो भैया बोलेंगे वाह 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 क्या काम किया है। एकेडमी से करो तो टीचर्स बोलेंगे वाह 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 क्या काम किया है। यही हो गया। तो कॉन्टिकी हो गया एक तरह से एक ओपन सोर्स हाईली पोर्टेबल मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। किसके लिए? मेमोरी एफिशिएंट नेटवर्क एम्बेडेड सिस्टम्स और वायरलेस सेंसर नेटवर्क, इन सब के लिए काम में आता है। कहां पे इस्तेमाल होता है? रोड टनल फायर मॉनिटरिंग सिस्टम आपको बनाना है, इंट्रूजन डिटेक्शन बनाना है, वाटर मॉनिटरिंग टू सर्विलेंस नेटवर्क्स, ये सारे आप क्रिएट कर सकते हैं कॉन्टिकी के लिए। इसके साथ आप एप्लीकेशन बना सकते हो, कोडिंग कर सकते हो आप। लो पावर आईपी नेटवर्किंग चाहिए, 6 लो पैन, देखो क्या लिखा हुआ 6 लो पैन IPv6 लो पावर वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क 6 लो पैन RPL, ठीक है। और COAP MQTT, ठीक है। सॉफ्टवेयर एनर्जी एस्टिमेशन, बहुत आसान है प्रोटोटाइप करना, इसका प्रोटोटाइप निकालना, नेटवर्क प्रोटोकॉल्स को इवैल्यूएट करना बहुत आसान है कॉन्टिकी के इस्तेमाल से। इसके फीचर्स क्या क्या है इसका मेरे पास, अगर आप जाओ इस लिंक पे जाके नीचे देख सकते हो, लिंक मैंने दे रखा है नीचे। माइक्रो आईपी आता है इसके अंदर, UIP, तो उसमें 8 बिट या 16 बिट के माइक्रो प्रोसेसर लगते हैं, छोटे छोटे माइक्रो प्रोसेसर। प्रोटो थ्रेड्स होते हैं, क्रॉस लेन नेटवर्क होता है आपका पूजा में, सारी चीजें दे रखी है। कुछ इस तरीके से है कि आपका फिजिकल लेयर IEEE 802.15.4 पे, मैक लेयर भी उस पर काम कर रहा है, अडेप्टेशन लेयर पे आ रहा है 6 लो पैन, राउटिंग प्रोटोकॉल जो है आपका, ठीक है, राउटिंग प्रोटोकॉल RPL आ गया नेटवर्क लेयर पे, ठीक है, UDP आ गया आपका ट्रांसपोर्ट लेयर पे, रियल टाइम प्रोटोकॉल हो गया, रियल टाइम राउटिंग हो गया आपका, और एप्लीकेशन लेयर पे आपका COAP और MQTT आ गया। ये हो गया स्टैक को क्या कहते हैं, माइक्रो आईपी स्टैक, देखो बड़ा बड़ा लिखा हुआ है। ये स्पेशली किसके लिए बनाया गया है? लो पावर और लो स्पेस एम्बेडेड सिस्टम, मतलब जो सोल्डर करके लगा रखे हैं आपके चिप के अंदर। इट इज बेस्ड ऑन वर्ल्ड वाइड वेब्स TCP/IP स्टैक, इसके ऊपर बेस्ड है आपका। ये देखिए IoT स्टैक और वेब स्टैक, अंग्रेजी लिखे भी आप पढ़ लीजिए, ठीक है। समझाना है इसको, समझ लोगे? समझ रहे हो? बता देना कमेंट में। फिर आ गए सेंसर मोड्स। अब सेंसर मोड क्या भला है भैया? नोड को ही मोड कहते हैं, ऐसे नोड्स जिनमें IEEE 15.4 एनेबल्ड है, 2.4 से 2.48 गीगाहर्ट्ज के बीच में ISM बैंड, इंडस्ट्रियल, साइंटिफिक, मेडिकल, जो मैं आपको बताया था 868 और 915 मेगाहर्ट्ज, ये वो रेंज है। करंट बहुत कम लेती है, पावर बहुत कम लेती है, कंजम्पशन कम है, 1 मेगाबाइट का ही फ्लैश है, बहुत छोटा फ्लैश है, 1 मेगाबाइट स्टोरेज है, प्रोग्रामिंग और डेटा कलेक्शन USB के माध्यम से हो रहा है। ऑप्शनल सेंसर सूट है, जिससे कि लाइट, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी को सब जोड़ा जा सके। ये हो गया सेंसर मोड, और ये इसका नाम है टेलोस B। सोर्स दे रखा है, इस सोर्स पे आप जाके आप इसको नोट डाउन कर लीजिए लिंक को, और आप जाके खुद देखिए। ये छोटा सा मोड है, USB पावर्ड है, ठीक है। और भी सेंसर मोड्स हैं, कितने छोटे छोटे से, देखो सिक्के से जितने साइज का छोटे छोटे सेंसर मोड्स, इनको सेंसर नोड कहते हैं। मोड हो गया बहुत छोटा, फिर हो गया सेंसर नोड। जैसे कनेक्ट हो गया सेंसर आपका एक नेटवर्क पे, तो बन गया नोड। अब कंप्यूटर की इवोल्यूशन अगर हम देखें ध्यान से, तो मिका Z मोड जो है 2005 में, देखो आप देखो कितना फर्क है। 1981 का जो IBM जो PC है ना, उससे कंपेयर करके देख लो, कितना बड़ा PC इतने छोटे में आ गया। हो गया सेंसर मोड, ठीक है। कम पावर ले रहा है 14 मिलीवॉट, और वो 64 वॉट ले रहा था। पावर देखो नीचे देखो, ये 64 वॉट ले रहा था, ये कितना ले रहा है? 14 मिलीवॉट, बहुत कम पावर ले रहा है। $35 से $2,500 के बीच में, आज के $6,000 के करीब है प्राइसिंग।
4.3 लाख रुपीज। 160 किलोबाइट की फ्लॉपीज लगती थी, फ्लॉपी ड्राइव लगती थी। यहाँ 512 किलोबाइट का फ्लैश स्टोरेज है। 128 किलोबाइट की रैम है, यहाँ 256 KB की रैम होती थी। 4 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे काम करता है, 4.7777 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे काम करता है। इसका आप कॉन्टिकी की अवेलेबिलिटी देख सकते हो। होम पेज ये रहा, सोर्स कोड ये रहा। वर्चुअल मशीन आपको निकालना कॉन्टिकी डाउनलोड करने के लिए, वो निकाल सकते हो। इसके ट्यूटोरियल देखना तो ये देखो गिटहब पे ट्यूटोरियल अवेलेबल है, जाके पढ़ सकते हो। अब बात आती है सिमुलेटर और इम्यूलेटर की। सिमुलेटर क्या होता है? जब आप कुछ रेप्लिकेट करें, जो आप रियल लाइफ में परफॉर्म करना चाह रहे हो, उसको आप सिस्टम में देखना चाह रहे हो कि चलेगा कैसा, कैसा दिखेगा मुझे, तो क्या सिमुलेशन। एमुलेशन क्या हो गया? आप अपने नेटवर्क को, अपने प्रोसेस को किसी दूसरे एनवायरनमेंट में वैसा का वैसा परफॉर्म करने की कोशिश करो। जैसे मैंने घर में चलाया, फिर मैं कॉलेज में जाके चलाऊंगा सिस्टम को, क्या हो गया? एमुलेट हो गया। जैसे एमुलेटर हो गया आपका ब्लूस्टैक्स नाम का एंड्रॉयड एमुलेटर है, कि एंड्रॉयड फोन को मैं पीसी में रन कर सकूं, उसके एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर की मैं पीसी में भी रन कर सकूं, वो हो गया एमुलेटर। सिमुलेटर नहीं हुआ, ठीक है? ये पढ़ लो ध्यान से, इसका मतलब क्या हो गया। और शब्द में बता दूं, सिमुलेशन होता है सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंटेशन पे, और एमुलेटर होता है इंटरनल सिस्टम फंक्शंस डिफरेंट होस्ट पे, मतलब दूसरे होस्ट पे। मैं विंडोज पे काम करना चाह रहा हूं, बट मैं लिनक्स पे लेके जाना चाहता हूं विंडोज को, तो वो एमुलेटर हो गया, ठीक है? जैसे फ्लाइट सिमुलेटर कहते हैं, एमुलेटर हो गया। मैक ओएस एक्स पे मैं एक सिमुलेटर ला सकता हूं, विंडोज का विन प्रोग्राम, जिसमें विंडोज प्रोग्राम रन किए जा सके। एमुलेटर्स कैन आल्सो बी स्ट्रिक्टली हार्डवेयर बेस्ड, तो रिवर्स इंजीनियरिंग फेज में वो काम किया जा सकता है। तो कूजा एक हो गया क्रॉस लेयर सिमुलेटर। एमुलेटर नहीं कहेंगे, क्रॉस लेयर सिमुलेटर, सारी लेयर्स पे काम कर सकता है। जावा बेस्ड है पहली बात तो, जावा तो बढ़िया बढ़िया जावा, मिड जावा, लिट जावा, जावा बेस्ड। कोड आपका एग्जीक्यूट हो रहा है नोड के द्वारा, जो आपको सेंसर नोड दिखाया था, इसको मोड भी बोलते हैं। और आप फिजिकल नोड्स पे वो फर्मवेयर अपडेट कर सकते हो, अपलोड कर सकते हो, रियल सेंसर बना सकते हो आप। लार्ज और स्मॉल नेटवर्क आप मोड्स बना सकते हो, सिमुलेट कर सकते हो। मोड्स को एमुलेट भी किया जा सकता है हार्डवेयर लेवल पे। अगर हार्डवेयर मुझे इम्प्लीमेंट करना है तो वो हो गया एमुलेटर, अगर सॉफ्टवेयर लेवल पे काम करना है तो हो गया सिमुलेटर। तो मोड्स कैन बी इम्यूलेटेड एट अ लेस डिटेल्ड लेवल्स, फास्टर लार्जर नेटवर्क्स के लिए, ठीक है? अब कैसे स्टार्ट करें? पूजा को आप ओपन करिए, फिर एक सिमुलेशन रन करिए कॉन्टिकी में सिमुलेशन के लिए, और पूजा को स्टार्ट होने दीजिए और कंपाइल करने दीजिए। उसके ऑप्शंस हो गए, सेट सिमुलेशन ऑप्शंस। फिर एक मोड टाइप बनाइए, किस तरह का मोड होना चाहिए, कितने, क्या वो वाईफाई पे बातचीत करेगा, सेलुलर पे बातचीत करेगा, 4G पे बातचीत करेगा, या ब्लूटूथ पे बातचीत करेगा, और इस तरह के मोड्स को आप सिमुलेशन में डाल दो कुछ इस तरीके से। ये देखिए मोड्स आपके ऐसे काम कर रहे हैं। ये आपको मैं पूरा स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ। ये आपके 1 2 14 15 35 32 3 10। तो 1 क्या हो गया मेरा? स्टार्ट नोड हो गया। 1 मेरा पहला नोड हो गया, इसलिए ग्रीन कलर है। बाकी सारे बाकी के नोड्स हैं। देखिए मैक एड्रेस दिखा रहा है, IPv6 पे बातचीत हो रही है, CSMA कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस, सारा काम इस पे हो रहा है। तो सिमुलेशन हो रहा है कि आपस में नोड्स, कुछ नोड्स इधर हैं, कुछ नोड्स इधर हैं। यहाँ ज्यादा मैश में आपस में बातचीत हो रही है, ऊपर नीचे भी है ना, एक के ऊपर एक के नीचे। तो 3D में, तो 3D मुझे ऐसा 2D दिख रहा है इसके अंदर। अब आते हैं हम नेक्स्ट फेज में, जो कि है डेटा एनालिटिक्स। स्लाइड नंबर 119 पे मान। क्या हो गया? आपका जो डेटा है आज के डेट में वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। 90% डेटा जो आपका है वो 2 साल में बना है। पिछले 2 साल में 90% डेटा आ चुका है, बढ़ गया, इंक्रीज हो गया। एक क्वेश्चन है, विल पोटैटो राइस टेस्ट नाइस? क्या आलू या चावल खाने में अच्छा है? क्वेश्चन पूछ रहा हूं। अब इस डेटा का करूंगा क्या? इस तरह से डेटा इकट्ठा करूंगा, रॉ डेटा, उसमें से इंसाइट्स निकालूंगा, फिर इस क्वेश्चन का आंसर कर पाऊंगा। सबके रिव्यूज लूंगा। रिव्यू क्या है? डेटा है।
उसका मीनिंग निकालूंगा, रिव्यू अच्छा है कि बुरा है, जिसे हम कहते हैं सेंटिमेंट एनालिसिस, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो when we know how to do that, how are we handling this huge quantity, then ये आता है हमारा पिक्चर में आता है बिग डेटा या डेटा एनालिटिक्स। बिग डेटा में आपके आता है क्लाउड, कहाँ पे स्टोर किया जाए, एक्सेस कैसे किया जाए, डेटा फ्रॉम IoT डिवाइसेस सब जगह से आ रहा है, गैजेट से आ रहा है, डेटा प्लेटफॉर्म्स पे स्टोर हो रहा है, और उस पर एनालिटिकल स्किल्स क्या क्या लगाई जा रही है, कैसे एनालिसिस की जा रही है, क्या क्या इंसाइट्स निकाले जा रहे हैं, ये सारा का सारा फंडा डेटा एनालिटिक्स में आता है। अब है क्या डेटा एनालिटिक्स? हर कोई पूछता है क्या है। ये है प्रोसेस ऑफ एग्जामिनिंग द डेटा। डेटा को समझाओ क्या है डेटा, प्री प्रोसेस करो, साफ करो, क्लीन करो, क्लीनिंग आ गया, और एक्सप्लोर करो डेटा को कि उस पर क्या काम किया जा सकता है। और वन शुड बी केपेबल, आप केपेबल होने चाहिए एक्सट्रैक्ट करना या अंडरस्टैंड करना इनसाइट्स, क्या निष्कर्ष निकल रहा है मेरे डेटा से, ये आप में स्किल होनी चाहिए। ठीक है, कुछ इस तरीके से तो आपके तरह तरह के एनालिटिक्स होती है। क्या हुआ? डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स। क्यों हुआ? डायग्नोस्टिक एनालिसिस। क्या होगा? प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स। और कैसे हम करें, कैसे करें आगे? प्रिस्क्रिप्टिव, प्रिस्क्रिप्शन देते हैं ना, हाउ कैन वी मेक इट हैपन, हम ऐसा कैसे कर सकते हैं, क्या करें हम ये हो। फोरसाइट, आगे का। इनसाइट, कैसे हुआ, कब होगा, राइट। हाइंडसाइट, क्या हुआ पहले। तो डिफिकल्टी मेरी ऐसे बढ़ती जाती है, ये गार्टनर का है, ये वो है। अब हम एंड पे आ चुके हैं ऑलमोस्ट, और आखिरी स्लाइड्स आपके लिए बस ये है, रेफरेंसेस मैंने आपको सामने दे दिए, आप इन बुक्स को, इन पेपर्स को जाके पढ़ सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कॉपी कर लो टेक्स्ट को। आजकल तो स्क्रीनशॉट से आप टेक्स्ट निकाल सकते हो आराम से, और ये मैंने गिटहब का लिंक मैंने यहाँ पे दोबारा दे दिया। तो वापस हम आ जाते हैं अपने इंट्रो पे। वीडियो कैसे लगी बताना जरूर, ठीक है। और ये कंप्लीट वीडियो मैंने बनाई है IoT की, 1.5 घंटे की बन चुकी है ऑलमोस्ट। तो वे भाग मत जाना, ठीक है, इसको अंत तक देखना। और अगर अंत तक देखा है, मेरे साथ अभी बातचीत कर रहे हो, तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरे कृष्णा। और एक और चीज मैंने वीडियो में नहीं बोला, लेकिन मैंने नीचे कुछ लिख रखा है, इंडस्ट्री लेवल कोर्सेज 20% ऑफ, ठीक है, 50% ऑलरेडी ऑफ है डेक विद्वान के, और 20% और छूट दे रहा हूं आपको। बस गुरु 20 कोड डालना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आपको जो कोर्स करना कर सकते हो, ठीक है। तो इसी के साथ हम चलते हैं आउटरो पे।